में उन्हें कोई विशेष देखभाल नहीं मिलती है। भले ही यह हुआंग फैंग के लिए नहीं होता, उनका नेता के साथ इतना करीबी संपर्क नहीं होता। हुआंग फैंग ने भी दूसरे पक्ष के प्यार का नेतृत्व किया, लेकिन वो जानता था कि वो दूसरे पक्ष को निराश करेगा, क्योंकि वो यहाँ लंबे समय तक नहीं रहेगा, वो यहाँ का नहीं था। तियानजो के लोगों की उम्मीद और चिंता में किंगफेंग की सेना और वुलिन के लोग अंततः वेई शहर में आ गए और दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ने की कगार पर था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 456 चोरी शिविर। मास्टर कोंग मिंग इन दिनों बुरे मूड में है। वो बहुत बुरा है क्योंकि उसकी योजना विफल हो गई है। इसके अलावा उन्होंने एक साथ 2 द्वितीय श्रेणी मास्टरों को खो दिया है। युद्ध से पहले उसने 2 स्वामी खो दिए हैं। यही वो है जो वह देखना नहीं चाहता। सबसे पहले उन्होंने उस घटना की ज्यादा परवाह नहीं की जिसने तियानजो राज्य के वुलिन के मनोबल को कमजोर कर दिया। सफल होने के लिए ये सबसे अच्छी बात है। अगर वो सफल नहीं भी हो सका तो कोई बात नहीं। युआनलिया के कौशल और उस दाग वाले चेहरे के कौशल के साथ वापस भागना अभी भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। इससे भी अधिक उसने खुद युआनलिया के लिए कुछ तैयार किया है। इसलिए मास्टर कोंग मिंग ने उन लोगों की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। लेकिन यही वो बात है जिसकी उसे चिंता नहीं थी। अब एक हादसा हो गया। समूह में से कोई भी वापस नहीं आया है। हालांकि इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि उन लोगों की किस्मत खराब है। इसके अलावा हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तियानजो साम्राज्य के वुलिन ने ऐसा किया था, वो अनुमान लगा सकते हैं कि इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तियानजो स्कारफेस जैसे द्वितीय श्रेणी के शिखर विशेषज्ञ को हराने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, और यह एक बहुत ही युवा व्यक्ति भी है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति स्पष्ट रूप से किंगफेंग के लिए एक बड़ा खतरा है। इतनी कम उम्र में आप दूसरे दर्जे के शिखर विशेषज्ञ को हरा सकते हैं। कुछ वर्षों में हो सकता है कि आप दूसरे पक्ष के हमारे प्रतिद्वंद्वी न हो। सौभाग्य से मैंने अब तियानजो पर हमला करने का फैसला किया है। मैं इस बार दूसरे पक्ष को जाने नहीं दे सकता। मास्टर कोंग मिंग ने खुशी से सोचा कि वह एक दूसरे को बड़े होने के लिए जगह और समय नहीं दे सकते। चूंकि वो आया और एक दूसरे के अस्तित्व को पाया, उसे एक दूसरे को मारना होगा। ये सचमुच शानदार है। इस दिन हुआंग फैंग, लियू मिंगजी और ली डेयू एक साथ दीवार पर गए। इस समय दीवार सैनिकों से भरी हुई थी। इन लोगों के पास हथियार थे और वे दूर की अंधेरी परछाइयों को घूर रहे थे। जहां हुआंग फैंग की नजरें पहुंच सकती हैं, वहां लगातार अंधेरा छाया रहता है। हुआंग फैंग जानता है कि यह किंगफेंग शिविर का तंबू है। ऐसा कहा जाता है कि इस बार किंगफेंग टीम ने अकेले 3 लाख लोगों को जोड़ा। यह इतना अंधेरा है कि वह इसका अंत नहीं देख सकता। ये पहली बार है कि हुआंग फैंग ने प्राचीन लोगों को मार्च करते और लड़ते हुए देखा। पिछली बार भी उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा गया था, लेकिन यह आग्नेयास्त्र युद्ध था। यह वर्तमान युद्ध पद्धति से बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। लियू मिंगजी ने दूर से देखा और कुछ देर के लिए आह भरी। फिर उसने हुआंग फैंग से फुसफुसाकर कहा, मैंने सुना है कि हम आज रात शिविर में चोरी करने जा रहे हैं। शिविर में चोरी? क्या आप निश्चित हैं? वे तैयार नहीं है, हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि दूसरा पक्ष अभी यही है और इसका कुछ अस्थिर अर्थ है, लेकिन दूसरा पक्ष मूर्ख नहीं होगा। क्या कोई तैयारी नहीं है? कौन जानता है। मैंने सुना है कि इसका निर्णय शहर की सुरक्षा करने वाले जनरल और नेताओं ने किया था। लियू मिंगजी ने कंधे उचकाए और कहा कि उनकी खबरें हमेशा अपेक्षाकृत चतुर रही है। तो क्या हम चलें? हुआंग फैंग ने खुद से कुछ सवाल पूछे जिनकी उन्हें परवाह थी। यह वहां होना चाहिए। लियू इस बारे में निश्चित नहीं है। हालांकि जल्द ही तीनों को पता चल जाएगा कि वे तीनों जाएंगे। न केवल हुआंग फैंग, बल्कि वे भी जिन्होंने मुफ्त अभ्यास के लिए पंजीकरण कराया है। नियमित स्कूलों की तुलना में जो स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं वे उनके साथ सहयोग करने में कम सक्षम होते हैं। हालांकि अकेले लड़ने की क्षमता अधिक होती है। रात में अंधेरे वातावरण में ये स्पष्ट रूप से मुक्त उत्साही खेती के लिए अधिक अनुकूल है। लियू मिंगजी और ली डेयू संप्रदाय के साथ एक साथ निकले और उनका क्याओ संप्रदाय भी आश्चर्यजनक हमला करने वाली टीमों में से एक था। हुआंग फैंग बस कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। इसके अलावा उन्होंने इस तरह के माहौल को प्राथमिकता भी दी, क्योंकि इस तरह के माहौल में वो बेहतर खेल सकते हैं। हालांकि ऐसे माहौल में उनके छाया लबादे का कार्य कमजोर हो गया है। आखिरकार वुलिन में ऐसे कई लोग हैं जो हल्केपन के कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं, और उनका अधिकांश छाया लबादा कौशल के साथ एक प्रकार के हल्केपन कौशल के सापेक्ष है। रात अच्छी नहीं होती और रोशनी कम होती है। ये लोगों को मारने का सही समय है। नगर का फाटक धीरे से खोला गया। सैनिकों का एक समूह अपने शरीर पर जानलेवा आत्मा के निशान के साथ शहर से बाहर चला गया। उनके बाद अव्यवस्थित कपड़े और तलवारों के साथ कुछ जियानवू लोग थे। उनमें से अधिकांश के पास घोड़े नहीं थे। बेशक केवल कुछ ही लोग थे जो घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश घोड़े खरीदने में सक्षम नहीं थे। हुआंग फैंग भी इस समूह में है। वो उन कुछ लोगों में से एक है जो घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही वो घोड़े की सवारी कर सकता है, लेकिन वो यहाँ घोड़े नहीं खरीद सकता है, और सेना में जो लोग हैं वे उन्हें इन जियानवू लोगों को नहीं देंगे। उन लोगों के दिमाग में जो सैनिक हैं, वुलिन में वे लोग जो बिल्कुल भी अनुशासित नहीं है, आमतौर पर लड़ने के लिए काफी बहादुर होते हैं। हालांकि 7 चीजें ऐसी हैं जो युद्ध के मैदान में जाने पर काम नहीं करती हैं, इसलिए उन्होंने इन लोगों के शामिल होने का इंतजार भी नहीं किया। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के शिविर पर हमले शुरू करने का बीड़ा उठाया। हालांकि ये पता चला है कि दूसरे पक्ष का कमांडर मूर्ख या पूरी तरह से तैयार नहीं है। जब ये सैनिक बैरक में प्रवेश करते हैं तो दूसरी तरफ से घात लगाए सैनिक सुबह सुबह सामने आते हैं और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तुरंत गर्म हो जाती है। ये तियानजो देश के लिए प्रतिस्पर्धा करने और अवैध शिविर में भाग लेने के लिए चुनने के लिए एक अच्छा हाथ होना चाहिए, और किंगफेंग देश ने पहले से तैयारी की है, इसलिए दोनों पक्ष कुछ समय तक जीत या हार नहीं पाए। हालांकि स्थिति किंगफेंग के लिए स्पष्ट रूप से फायदेमंद है। आखिरकार यह उनका बैरक है जिसमें तियानजो से अधिक सैनिक हैं, इसलिए वे सैनिकों की एक स्थिर धारा से घिरे रह सकते हैं।
जब तक हुआंग फैंग और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक तियानजो राज्य के सैनिक मारे जा चुके थे और बहुत घायल हो चुके थे। हालांकि वे स्पष्ट रूप से अहंकारी सैनिक थे। भले ही उन्हें बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन वे ज्यादा घबराए नहीं थे और फिर भी दुश्मन को मार रहे थे। हालांकि इस समय वे जानते थे कि हमला शिविर विफल हो गया था और वे पीछे हटने के लिए तैयार थे। तियानजो राज्य में वुलिन लोगों के आगमन से इन सैनिकों को कुछ आशा मिलती है। ऐसी अराजक स्थिति में ये वुलिन लोग उन सैनिकों से बेहतर प्रतीत होते हैं। हालांकि जब तियानजो राज्य में वुलिन लोग जी भरकर दुश्मन को मार रहे होते हैं तो किंगफेंग राज्य में वुलिन लोग भी प्रकट हो जाते हैं। उन्हें बहुत पहले ही प्रकट हो जाना चाहिए था, लेकिन मास्टर कोंग मिंग ने उन्हें दबा दिया था। आखिरकार हालांकि वो तियानजो राज्य को हराना चाहता था, वो उसी समय किंगफेंग तारानकन टीम की ताकत को कमजोर करना चाहता था। इसलिए उसने पहली बार इंतजार किया और इस बार लेकिन ये बिल्कुल सही है। एक बार फिर घटनास्थल पर जीत का पैमाना किंगफेंग के पक्ष में झुकना शुरू हो गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 457 लक्ष्य ढूंढना। वहां स्थिति कैसी है? वही शहर के लॉर्ड्स हवेली में भारी हथियारों से लैस एक जनरल ने अपने आसपास के लोगों से पूछा। वही शहर दूसरे शहरों से अलग है। यह एक सीमावर्ती शहर है, इसलिए यहाँ शहर की रखवाली करने वाला जनरल भी शहर का नेता होता है। ये कहा जा सकता है कि यह एक सैन्य शहर है और सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है। निस्संदेह जब युद्ध होगा तो बहुत अधिक बाधाएं नहीं होंगी। सामान्य तौर पर किंगफेंग देश के बैरक लंबे समय से तैयार किए गए हैं। हमारी आश्चर्यजनक आक्रमण टीम पर दूसरी तरफ से घात लगाकर हमला किया गया था, मुंशी की शक्ल वाले एक आदमी ने कहा। जनरल ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक दूसरे पक्ष का नेता मूर्ख नहीं होगा वो तैयार नहीं होगा। हालांकि उसने फिर भी शिविर में चोरी करने के लिए एक टीम भेजी जो प्रकृति का सबसे अच्छा है। यदि नहीं तो ये दूसरे पक्ष को जियामवी भी दे सकता है और साथ ही दूसरे पक्ष के बाकी हिस्सों को भी परेशान कर सकता है। इसके अलावा इस बार उसने बहुत अधिक सैनिक नहीं भेजे हैं। बड़े संप्रदायों ने बहुत अधिक लोगों को नहीं भेजा है, लेकिन बहुत सी बिखरी हुई खेती हुई है। सामान्य दृष्टिकोण में बिखरी हुई खेती जो सहायता प्रदान कर सकती है वो स्पष्ट रूप से उन संगठित बड़े संप्रदायों जितनी बड़ी नहीं है। इसलिए इस तरह का हमला उन्हें सर्वश्रेष्ठ की ओर ले जाता है। अगर आपके पास कोई खबर हो तो मुझे बताएं। जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना को प्रस्थान करने से पहले पीछे हटने को कहा था। यदि वे तैयार होते तो तुरंत हट जाते और अंत में कितने लोग लौटेंगे पता नहीं चलता। हाँ, मुंशी ने कहा कि वो जनरल का स्टाफ था जिसने स्वाभाविक रूप से निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हुआंग फैंग किंगफेंग राज्य के मार्शल आर्ट में लोगों के साथ लड़ रहे थे। इन लोगों के प्रकट होने से पहले वो कुछ समय तक किंगफेंग राज्य के मार्शल आर्ट में सामान्य सैनिकों के साथ लड़ रहे थे और कुछ उपलब्धियां हासिल की थी। हालांकि ऐसे माहौल में उसके पास अपना सिर काटकर ले जाने का समय नहीं था। इसके अलावा इन लोगों के सिर पैसे के लायक नहीं थे। हुआंग फैंग ने सोचा कि इसे बड़ा बनाओ। हालांकि उसे अभी तक अपना लक्ष्य नहीं मिला है। किंगफेंग राज्य के वे वुलिन लोग दिखाई देते हैं और दृश्य बहुत शांत है। दोनों पक्षों के वुलिन लोग एक साथ लड़ते हैं और सामान्य सैनिक धीरे धीरे उनसे दूर होते जाते हैं। और यह सबसे खतरनाक समय है। जब हुआंग फैंग पहले टीवी देख रहे थे तो उन्होंने हमेशा सोचा कि विशेषज्ञ अच्छे दिखने वाले और स्मार्ट थे, लेकिन यहाँ तो खून ही खून है। आम लोगों की नजर में मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के अस्तित्व को दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा मारना इतना आसान है। यहाँ तक कि जब कुछ लोग मर भी जाते हैं तो वे यह नहीं देखते कि उन्हें किसने मारा। आखिरकार यह अब बहुत अराजक है, अंधेरे वातावरण के साथ मिलकर, इसलिए यह निश्चित है कि उनकी दृष्टि प्रभावित होगी। हालांकि हुआंग फैंग के पास अन्य लोगों के मामलों को देखने के लिए इतना समय और ऊर्जा नहीं है, क्योंकि उसे अपने पीछे से तेज हवा आती हुई महसूस होती है। हुआंग फैंग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, इसलिए वो जाने देता है। उसके बाद मैंने एक बैक ब्रॉडस्वॉर्ड को किनारे से काटा हुआ देखा। हालांकि इस आदमी के चाकू की ताकत पर्याप्त है। यह उस बिंदु तक नहीं पहुंच सकता जहां कृपान क्यूई जारी किया जाता है। हुआंग फैंग के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सकता। हुआंग फैंग ने मुड़कर प्रतिद्वंदी के माथे के निचले हिस्से पर मुक्का मारा और फिर उसे बाहर उड़ा दिया। हुआंग फैंग की ताकत लगभग तीसरे दर्जे के विशेषज्ञ जैसी थी। हालांकि उसकी आंतरिक शक्ति में जादू और मार्शल आर्ट की मात्रा अधिक नहीं थी, जिसका असर उसकी लड़ाई पर पड़ा। हालांकि दागदार चेहरे की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी आंतरिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण उछाल आया। उनकी आंतरिक शक्ति तुरंत ही तृतीय श्रेणी को भेद कर द्वितीय श्रेणी की स्थिति में पहुंच गई। इसके अलावा उसकी ऊर्जा शक्ति सामान्य आंतरिक शक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, इसलिए वो अपने शरीर में जादू और मार्शल आर्ट की संख्या के आधार पर पहले से ही दूसरे दर्जे का शीर्ष विशेषज्ञ है। इसलिए उसकी मुट्ठी शक्तिशाली है। विरोधी उसका विरोधी है ही नहीं। उसकी मुट्ठी लगने के बाद भले ही उसकी मौत न हो, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है। ऐसे माहौल में अगर वो गंभीर रूप से घायल हो जाए तो वो बच पाएगा या नहीं, ये सवाल है। एक बार जब हुआंग फैंग चलता है तो वह रुकता नहीं है। वो किंगफेंग देश में वुलिन लोगों के खिलाफ लड़ना जारी रखता है। हालांकि वो ऐसे वातावरण में उन लोगों की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने का साहस नहीं करता है। आखिरकार आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने की प्रक्रिया में न तो वो और न ही अवशोषित लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अराजक माहौल में वो हिल भी नहीं सकता। इसका खत्म होते अंतर से कोई लेना देना नहीं है। जल्द ही किंगफेंग में बहुत से लोग जानते हैं कि हुआंग फैंग को भड़काना आसान नहीं है, इसलिए आम लोग जानबूझकर हुआंग फैंग से दूर रहते हैं। हालांकि हुआंग फैंग का पीछा जारी रखने का इरादा नहीं है, बल्कि वो सीधे भागने का विकल्प चुनता है। आखिरकार उसका लक्ष्य यहाँ नहीं है। ऐसी जगह ढूंढो जहां कोई न हो। हुआंग फैंग तेजी से आसमान की ओर बढ़ता है। उनकी ऊंचाई हल्कापन कौशल का उपयोग करने वालों की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। ऊंचे खड़े होकर और दूर तक देखने पर हुआंग फैंग आकाश में पूरी किंगफेंग देश शिविर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूरी में हुआंग फैंग को अन्य बैरकों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा एक शिविर दिखाई देता है। हुआंग फैंग को संदेह है कि यह वो स्थान हो सकता है जहां इस समय किंगफेंग देश के कमांडर हैं। इसलिए हुआंग फैंग ने और अधिक संकोच नहीं किया, बल्कि अतीत में तेजी से उड़ान भरी। उसे शिविर के निकट पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा।
हालांकि शिविर उस स्थान से बहुत दूर है जहां लड़ाई हुई थी। हुआन फैंग ने पाया कि यहाँ सुरक्षात्मक उपाय बहुत सख्त है। शिविर के द्वार पर कई सैनिक पहरा दे रहे हैं और हुआन फैंग ने यह भी पाया कि आसपास कई लोग छिपे हुए हैं। उनकी सांसें कमजोर नहीं है, जो पहले युआन लियांग की तरह ही लगती है। इसलिए हुआन फैंग जल्दी में नहीं है, बल्कि अवसरों की प्रतीक्षा कर रहा है और तरीकों के बारे में सोच रहा है। जल्द ही हुआन फैंग को एक विचार आया। वो पास में ही गिर गया और उसे किंगफेंग देश में एक साधारण सैनिक को मारने और दूसरे पक्ष के कपड़े पहनने का अवसर मिला। फिर हुआन फैंग बड़े बैरक की ओर भागा और चिल्लाया, रिपोर्ट करें, पूर्व सेना बैरक के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। गेट की रखवाली करने वालों को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि कोई साधारण सैनिक के रूप में अंदर आएगा। इसके अलावा वे ये भी जानते थे कि उनका जनरल पूर्व सेना शिविर के मामलों के बारे में चिंतित था, इसलिए उन्होंने हुआन फैंग की जांच नहीं की और उसे सीधे अंदर जाने दिया। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना लापरवाह होगा, लेकिन उसके पैरों पर कोई विराम नहीं था और वो जल्दी से तंबू में घुस गया। जब वो तंबू पर पहुंचे तो हुआन फैंग ने पाया कि तंबू में ज्यादा लोग नहीं थे। वे सभी कवचधारी पुरुष थे। ऐसा लग रहा था कि वे मिलकर किसी बात पर चर्चा कर रहे हों। हुआन फैंग को इन लोगों से कुछ सांस महसूस हुई, लेकिन ये पिछले युआन लियांग से भी बदतर थी। इसके अलावा यहाँ कोई जियानबू लोग नहीं है। जाहिर है ये शुरुआत करने का एक अच्छा अवसर है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 458 बंदी। यह क्या है? जब हुआन फैंग अभी भी थोड़ा स्तब्ध था तो बीच में जनरल ने पूछा। हालांकि जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने हुआन फैंग की ओर नहीं देखा, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ चर्चा करना जारी रखा। हुआन फैंग आसपास के वातावरण को देखता है, फिर बिना किसी बकवास के वो उड़ जाता है और निकटतम व्यक्ति का गला काटने के लिए युद्ध के मैदान से मिले खंजर का उपयोग करता है। ऐसा लगता है कि आसपास के लोग अचानक हुई इस घटना से स्तब्ध रह गए। कुछ लोग स्तब्ध थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं की, भागना नहीं चाहते थे या हुआन फैंग को हाथ देना नहीं चाहते थे। उन्होंने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब तक हुआन फैंग के खंजर ने दूसरे व्यक्ति का गला नहीं खोल दिया। हत्यारे हैं, बीच वाला आदमी चिल्लाया। अन्य लोग भी हुआन फैंग की ओर दौड़ पड़े। हालांकि हुआन फैंग की गति अभी भी बहुत तेज है। लिंगबो के सूक्ष्म कदम और छाया लबादे के साथ वे उसके लोगों जितने मजबूत नहीं है। वे उनसे तुरंत बच जाते हैं और बेरहमी से उनकी जान ले लेते हैं। जब बाहर गार्ड के सैनिक अंदर आए तो हुआन फैंग ने अन्य सभी को मार डाला था। केवल एक व्यक्ति जिसने पहले बात की थी वो अभी भी जीवित था, लेकिन उसने उसे भी घायल कर दिया था। हुआन फैंग इस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे नहीं मारता, वो उसे छोड़ने के बजाय उसे जिंदा पकड़ने के लिए तैयार है। जाहिर है कई मामलों में एक जीवित आदमी एक मरे हुए आदमी से अधिक मूल्यवान होता है और वो उनमें से सबसे शक्तिशाली है। हालांकि जैसे ही हुआन फैंग ने उस आदमी का कंधा पकड़ा, दो आवाजें हवा में गूंज उठी और दो आकृतियां तेजी से तंबू में भाग गईं और उसके पास उड़ गईं। दूसरे पक्ष की सांसों ने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था। हालांकि जब हुआन फैंग को दूसरा पक्ष मिला तो वो बचना चाहता था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसकी बांह पर तलवार से वार कर दिया। अचानक खून बह रहा था और हुआन फैंग की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसने जनरल को पकड़ लिया और तेजी से उठ खड़ा हुआ, साथ ही वो भाग गया। आखिरकार ये दूसरी तरफ का बेस कैंप है, जितनी देर होगी वो उतना ही खतरनाक होगा। चोर, कहाँ भागना है? हुआन फैंग जाना चाहता है, लेकिन कई लोग हैं जो उसे जाने नहीं देना चाहते हैं। अभी प्रकट हुई दो आकृतियां उसका पीछा करना जारी रखती हैं। जब हुआन फैंग तंबू से बाहर आया तो उसने देखा कि बहुत सारी काली परछाइयां सभी दिशाओं में उसकी ओर उड़ रही हैं। इनमें से किसी भी व्यक्ति की ताकत दोयम दर्जे से कम नहीं है। ये वास्तव में ततैया का घोंसला है। हुआन फैंग अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराए, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी नहीं रुका। वो जानता था कि इस समय यदि वो थोड़ा रुका तो चल न सकेगा। हालांकि उनके पास जादुई लिंगबो माइक्रोसटेप था। एक बार इतने सारे द्वितीय श्रेणी विशेषज्ञों से घिरे रहने के बाद लिंगबो माइक्रोसटेप अब जादुई और बेकार नहीं था। हालांकि जब लिंगबो माइक्रोसटेप कई द्वितीय श्रेणी के मास्टर से घिरा होता है तो प्रभाव बहुत कम हो जाता है। हालांकि सामान्य सैनिकों में बाएं और दाएं दौड़ने के लिए इसका उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए हुआन फैंग आकाश में नहीं उड़े। आखिरकार लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। इसके बजाय उन्होंने उस जनरल को लिया जो अभी अभी बेहोश हुआ था और सामान्य सैनिकों के बीच लगातार सफलताएं हासिल की। घटनास्थल पर रोशनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा इन सामान्य सैनिकों ने उनकी दृष्टि को अवरोध कर दिया, तो स्पष्ट रूप से उन विशेषज्ञों के लिए हुआन फैंग को ट्रैक करना आसान बात नहीं है। जल्दी करो, वही शहर के पीछे भागो। वह आदमी तियानजो देश से होगा, उसे जनरल को बचाना होगा। किसी ने पहले ही जवाब दे दिया है, जोर से कहा। इसलिए दृष्टि खो चुके इन विशेषज्ञों ने सीधे वही शहर की दिशा में पीछा करना शुरू कर दिया। यदि वे आना चाहते थे तो हुआन फैंग ने उनके जनरल को पकड़ लिया और निश्चित रूप से वही शहर जाएंगे। उनका अनुमान सही है। हुआन फैंग के सामान्य सैनिकों को तोड़ने के बाद वो वास्तव में सीधे वही शहर में चला गया। हालांकि उनका लिंगबो माइक्रोसटेप शीर्ष हल्कापन कौशल है। यह निश्चित रूप से सामान्य हल्कापन कौशल नहीं है जिसकी तुलना वे द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञ कर सकते हैं। आप जानते हैं, शुरुआत में तियानलो बाबू की दुनिया में डुअन यू ने इस लिंगबो सूक्ष्म कदम पर भरोसा किया था, जो उसके पैरों से अधिक शक्तिशाली है। दूसरी ओर कियाओ फैंग भी उससे कमतर है। ये देखा जा सकता है कि उसे पकड़ने के लिए हल्केपन के इस कौशल का कितनी तेजी से उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि छाया लबादे की गति भी उसे नहीं पकड़ सकती। इसलिए जब वे स्वामी जो हुआन फैंग का पीछा कर रहे हैं वे अभी भी वही शहर से बहुत दूर हैं, तो वे केवल हुआन फैंग को अपने जनरल को ले जाते हुए और शहर के द्वार तक उड़ते हुए और शहर में प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? जो पीछा करते हैं वे ही रुक सकते हैं। वे सीधे तौर पर वही शहर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार तियानजो एक शाकाहारी देश नहीं है। उनमें से कुछ के साथ कोई वापसी नहीं होगी। मैं और क्या कर सकता हूँ? चलो यहाँ से निकले और कल जनरल वू के आने तक प्रतीक्षा करें, उसके बगल वाले व्यक्ति ने कहा।
यही एकमात्र तरीका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानजो में ऐसे विशेषज्ञ होंगे। हम में से इतने सारे लोगों का पीछा करते हुए वे भागने में सफल रहे। इसके अलावा वे अभी भी एक व्यक्ति को ले जा रहे थे। कुछ लोगों ने भावुक होकर कहा, हाँ, शायद तियानजो पर हमला उतना आसान नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। इस समय शहर के बाहर किंगफेंग राज्य की बैरक के पास लड़ाई समाप्त हो रही है। जो लोग पहले बैरक में चोरी करने गए थे वे या तो युद्ध में मारे गए या पीछे हट गए। बुलिन के उन लोगों के बारे में भी यही सच है। किंगफेंग राज्य के बुलिन में सेना और लोग वही शहर का तब तक पीछा करते रहे जब तक उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। हालांकि इस मामले में तियानजो राज्य को स्पष्ट रूप से भारी नुकसान हुआ। कई संभ्रांत सैनिक मारे गए। कई जियानवू लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जिनमें से अधिकांश तितर बितर हो गए। कुछ दिनों से मास्टर कोंग मिंग का खराब मूड आखिरकार आज सुधर गया। उन्होंने आज रात तियानजो राज्य के बुलिन में कई लोगों की हत्या कर दी। इसके अलावा दोनों देशों की सेना को कुछ नुकसान हुआ, जो उसके लिए अच्छी बात थी। हालांकि ये जानकर उनका अच्छा मूड गायब हो गया कि उनके पक्ष के नेता जनरल को पकड़ लिया गया था। हालांकि वो किंगफेंग देश के शाही दरबार की शक्ति को कमजोर करना चाहता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसके लिए शर्म की बात है कि उसके पक्ष के नेता जनरल को उसकी ही आंखों के नीचे गिरफ्तार किया गया है। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? मास्टर कोंग मिंग ने उस समय एक गार्ड से पूछा। मैंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। उस समय बहुत अंधेरा था और दृश्य अस्त व्यस्त था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया कि वो व्यक्ति कैसा दिखता था। गार्ड के सिपाही ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। सैनिक की बातें सुनने के बाद मास्टर कोंग मिंग के दिमाग में उस घटना की याद आ गई, जिसका दागदार चेहरा तियानजो में एक अज्ञात व्यक्ति से हार गया था। उन्होंने अनजाने में दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया। क्या ये दोनों काम एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं? मास्टर कोंग मिंग ने संदेहपूर्वक सोचा। दूसरी ओर शहर छोड़ने वाले सैनिक 2-3 की संख्या में वे ही शहर लौट आए। उनमें से कई अभी भी घायल थे। उनका मूड अच्छा नहीं था क्योंकि उन पर दूसरों ने घात लगाकर हमला किया था और बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 459 महान आनंद। मास्टर कोंग मिंग का मूड खराब है, वैसे ही यह शहर की रखवाली करने वाले जनरल का भी मूड खराब है। हालांकि उन्होंने अपनी टीम को शिविर में चोरी करने के लिए भेजने से पहले नुकसान के अस्तित्व में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नुकसान इतना बड़ा होगा। जो सैनिक छिपकर हमला करने गए थे उनमें 10 में से एक भी नहीं था, जिसे लगभग सेना का संपूर्ण विनाश माना जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि दूसरे पक्ष को उम्मीद थी कि वो गुप्त शिविर में जाएगा, लेकिन वे जियानवू लोग बेहतर है। आखिरकार ऐसी हाथापाई उनके लिए अधिक सुविधाजनक है। हालांकि यह ऐसा ही है और इसमें नुकसान भी बहुत है। साथ ही वो ये भी जानता है कि क्विंगफेंग देश के बुलिन लोग तियानजो देश के लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। एक बार जब ये लोग नियमित सेना के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे तो उनके सैनिक बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए जनरल किन, जो शहर की रखवाली कर रहे थे, बुरे मूड में थे। उसने खुद को भगवान की हवेली में बंद कर लिया और जवाबी उपायों के बारे में सोचा। शहर के बाहर बैरक में ये सिर्फ किंगफेंग तारानकन टीम की अग्रिम शक्ति है। बड़ी ताकत अभी भी पीछे है। हालांकि ये कल सुबह आएगा। एक बार यह आ जाए तो उसे पता चल जाएगा कि परीक्षण वास्तव में शुरू हो गया है। जैसे ही जनरल किन जवाबी उपायों के बारे में सोच रहे थे, उनका दरवाजा अचानक खुल गया। वो थोड़ा असंतुष्ट होकर भौहें सिकोड़ने लगा। जब वो चीजों के बारे में सोचता था तो उसे ये पसंद नहीं था कि दूसरे लोग उसे परेशान करें। हालांकि उसने देखा कि जिस व्यक्ति से वो आया था वो उसका सबसे भरोसेमंद स्टाफ था, इसलिए उसने अपना आपा नहीं खोया। दूसरा पक्ष हमेशा एक परिपक्व और स्थिर व्यक्ति था, और उसका ऐसा प्रदर्शन होगा। क्या हुआ? क्या विपरीत लोगों ने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया? बहुत खुशी। सामान्य सहायक को अपने जनरल के चेहरे पर नाराजगी नजर नहीं आई। वो प्रसन्न मुख करके दूसरी ओर चला गया। ओह, क्या अच्छी खबर है। ये सुनकर कि यह एक खुशी की घटना थी, जनरल किन की भौहें तंग गईं। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह क्या था। चूंकि यह एक खुशी की घटना थी, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। समुराई के बीच जो अभी अभी शहर छोड़कर आए हैं, किसी ने एक बड़ी मछली पकड़ी है, सहयोगी ने कहा। बड़ी मछली? ये कितनी बड़ी है? जनरल किन ने संदेह से पूछा कि ऐसी अराजक स्थिति में भले ही वो किसी कैदी को पकड़ सके, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। हालांकि अगर वो अपने स्टाफ को इतना उत्साहित कर सकता है तो उसकी कुछ पहचान तो होगी ही। किंगफेंग राज्य की कियानफेंग सेना के नेता जनरल को पकड़ लिया गया है, स्टाफ ने बिना आश्चर्य के कहा। क्या आप कहते हैं कि किंगफेंग देश की किंगफेंग सेना के नेता जनरल को पकड़ लिया गया है? जनरल किन ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, ये गलत है। जनरल किन को अब भी विश्वास नहीं हुआ कि इस बार शिविर में चोरी करने के लिए केवल 3000 लोग ही बाहर जा रहे थे। हालांकि शहर के बाहर 50,000 मोहरा सैनिक थे। इसके अलावा जब दूसरा पक्ष पहले तैयार था तब भी वे दूसरे पक्ष के नेता को पकड़ सकते थे। इसे किसी भी तरह से देख पाना असंभव है। मैं गलत नहीं हो सकता। जब मुझे खबर मिली तो मैं व्यक्तिगत रूप से देखने गया। ये दूसरे पक्ष का नेता जनरल था। कर्मचारियों ने कहा कि तियानजो राज्य और किंगफेंग राज्य लंबे समय से झगड़ रहे हैं। उनके लिए युद्ध का ये पहला मौका नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे के मुख्य जनरलों को जानते हैं और जनरल किन के सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों के रूप में वे स्पष्ट रूप से उन चित्रों को जानते हैं। आमतौर पर कहें तो जिन ताकतों को मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है वे मजबूत युद्ध क्षमता और कमान क्षमता वाली होती है। ये चौंकाने वाली बात है कि ऐसे लोग अचानक पकड़े जाते हैं। इसके अलावा अभी के माहौल में हुआंग फेंग ने दूसरे पक्ष को नहीं मारा, बल्कि सीधे दूसरे पक्ष को पकड़ लिया, जो और भी अविश्वसनीय है। चलो चले और देखें। जनरल किन ये कहने से खुद को नहीं रोक सकते कि वो जानते हैं कि इस बार जनरल कौन है। इस सीमावर्ती शहर में सिटी गार्ड जनरल के रूप में उन्होंने एक दूसरे के साथ 2 बार भी व्यवहार नहीं किया है। उसने पहले एक दूसरे को नहीं देखा था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार उसके आदमी एक दूसरे को पकड़ सकेंगे। जनरल किन ने एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से देखा, इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि उसने इस आदमी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उसका चित्र स्पष्ट रूप से याद था और वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। कौन है? उसे वापस कौन लाया?
जनरल किन ने एक चेहरे पर उत्साह से कहा कि औपचारिक युद्ध से पहले इतनी बड़ी मछली पकड़ना एक बड़ा आश्चर्य था। ये हुआन फैंग नाम का एक सैनिक है। वो इनाम लेने के लिए जनरल को हमारे पंजीकरण कार्यालय में ले गया। उनके अनुसार उस समय शिविर में जनरल के अलावा भारी कवच पहने हुए कई अन्य लोग भी थे। हालांकि वे लोग मारे गए थे उसके द्वारा। हमारे पंजीकरण कार्यालय के लोगों ने सोचा कि उसे इनाम देना बहुत अजीब है। पुष्टि करने के लिए बस मुझे फोन करें। सहायक ने अपने जनरल को मामला समझाया। हुआन फैंग नाम का यह आदमी वास्तव में सक्षम है। हम तियानजो के वुलिन अभी भी ड्रैगन और झुके हुए बाघों को छिपा रहे हैं। जनरल किन ने भावुक होकर कहा, जहां तक उन्होंने जो कहा है, जिन लोगों ने दूसरे लोगों की हत्या की है उन्हें नकली नहीं होना चाहिए। आखिरकार जो लोग इस आदमी के साथ हो सकते हैं वे आम लोग नहीं हैं। वो जनरल, यह इनाम? स्टाफ ने पूछा। यदि उसने एक या दो लोगों को मार डाला तब भी वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, लेकिन हुआन फैंग इस बार काफी क्रूर था। उसने लोगों के एक समूह को मार डाला और एक बड़े समूह को वापस ले आया। इनामों का योग पहले से ही एक बड़ी संख्या थी जिसे उसे तोलना था। यहाँ ठीक ठीक बताएं, हम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों और अलग अलग लोगों को कैसे दुखी महसूस करा सकते हैं? जनरल किन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इससे पहले वो अभी भी किंगफेक देश की मार्शल आर्ट की ताकत के लिए अपने दिमाग को चोट पहुंचा रहा था। अब उनके पक्ष में अचानक एक विशेषज्ञ सामने आ गया है। वो दूसरे पक्ष को शिकायतों से कैसे पीड़ित होने दे सकता है? हो सकता है अगर वो सत्ता संभालेंगे तो दूसरी पार्टी से मदद मांगेंगे। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा, स्टाफ ने जवाब दिया। वैसे उसे कभी कभी मुझसे मिलने ले जाओ। जनरल किन ने कहा कि वह अब एक दूसरे को देखना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरा पक्ष अभी अभी एक भयंकर युद्ध से गुजरा है और जाहिर तौर पर उसे आराम की जरूरत है। हालांकि जनरल किन ने हमेशा सोचा है कि वे बिखरे हुए लोग कम उपयोग के हैं। वो हमेशा हुआन फैंग जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मानजनक रहे हैं, इसलिए वो इतनी देर से एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। और हुआन फैंग को नहीं पता था कि उसे जनरल किन द्वारा याद किया गया था। इस समय वो थोड़ा उदास होकर सराय में वापस चला गया। जब वो नेता जनरल को सराय में ले गया तो निबंधन कार्यालय के लोगों ने कहा कि वे इस मामले में निश्चित नहीं है, वे कल उसका उत्तर दे सकते हैं। हुआन फैंग इस बारे में सोच रहा था कि क्या दूसरा पक्ष उसका इनाम निगलना चाहता है। सौभाग्य से नेता जनरल को सौंपने से पहले हुआन फैंग ने अपनी आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया था। वो वास्तव में यही चाहता था। जहां तक इनाम की बात है तो इसे पाना सबसे अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है तो भी यह सिर्फ एक अवसाद है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 460 युद्ध की आधिकारिक शुरुआत। भाई हुआन, क्या आप ठीक हैं? हुआन फैंग के सराय में पहुंचने के कुछ समय बाद लियू मिंगजी और ली डेयू एक साथ आए। जाहिर है पिछले युद्ध में दोनों में से किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। हालांकि उनके चेहरे थोड़े थके हुए थे, लेकिन वे उत्साहित भी थे। ये पहली बार था कि उन दोनों ने वुलिन में अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की और वे अभी भी एक शत्रुतापूर्ण देश में थे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सच कहूं तो हुआन फैंग अभी भी दो लोगों के बारे में चिंतित है। भले ही उसके साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाए, वो वास्तविकता में वापस नहीं आएगा। हालांकि लियू मिंगजी और ली डेयू एक जैसे नहीं है, वे यहाँ के आदिवासी हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनके पास मार्शल आर्ट सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं है। पिछले माहौल में दुर्घटना होना आसान है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उनकी चिंताएं अनावश्यक है। दोनों में से किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अरे, हवा वाले देश में वे चोर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लियू मिंगजी ने लापरवाही से कहा। भाई हुआन, आप नहीं जानते, मैंने अभी अभी किंगफेक देश में 2 चोरों को मार डाला है। भाई हुआन, उसकी बात मत सुनो, यह आदमी पहले भी बहुत डरा हुआ था। अगर मैं वहां नहीं होता तो वो वापस भी नहीं आता, ली डेयू ने कहा। किसने कहा? मुझे डर कब लगता है, लियू मिंगजी ने लाल चेहरे के साथ कहा। उसके बाद तीनों लोगों की दिलचस्पी कम नहीं थी। उन्होंने युद्ध के बारे में बात की। हालांकि वे तीनों जीवित वापस आ गए, लेकिन फिर भी जीवित वापस नहीं आए। इसलिए लियू मिंगजी और ली डेयू दोनों अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। अगली सुबह जब हुआन फैंग उठे तो उन्हें शहर की रखवाली करने वाले जनरल से मिलने जाने के लिए कहा गया। थोड़ा सोचने के बाद हुआन फैंग को इसका कारण समझ में आया। जनरल किन का हुआन फैंग के प्रति बहुत अच्छा रवैया है। हालांकि वो अपनी युवावस्था से आश्चर्यचकित है, फिर भी कई पुरस्कार और प्रोत्साहन है जो हुआन फैंग को दिए जाने चाहिए। आखिरकार हुआन फैंग को वह इनाम मिला जिसके वह हकदार थे, यहाँ तक कि उसकी कल्पना से भी अधिक। 5000 लियांग चांदी के सिक्के हैं। क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, वो हुआन फैंग को चांदी की टिकट देता है। हुआन फैंग को चांदी की टिकट बहुत पसंद नहीं है। आखिरकार ये चीज उसकी अपनी दुनिया में लाई गई है और इसे चांदी से नहीं बदला जा सकता, इसलिए वो चांदी पसंद करते हैं जिसका उपयोग आधुनिक समय में भी किया जा सकता है। उसके बाद जनरल किन ने हुआन फैंग को और प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शब्दों का अर्थ ये था कि यदि वो अधिक योगदान दे सके तो वे उसे अपनी महिमा के लिए खेलने और अपना पद बढ़ाने में मदद करेंगे। मुझे हुआन फैंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, निस्संदेह मुझे विनम्र रहना चाहिए। शहर के लॉर्ड्स हवेली से बाहर आने के बाद हुआन फैंग को लियू मिंगजी ने घेर लिया। अब तक वे ये भी जानते थे कि हुआन फैंग ने चुपचाप एक बड़ा काम किया है। उन्होंने हुआन फैंग को लगातार बधाई दी, लेकिन अन्य संप्रदायों के नेता हुआन फैंग के बारे में अधिक उत्सुक थे। यदि यह युद्ध नहीं होता तो वे सभी व्यक्तिगत रूप से हुआन फैंग से मिलने आते। दोपहर के समय शहर के बाहर की सेना अंततः उसकी बड़ी सेना की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने बिना आराम किए भी हमला कर दिया। इसलिए हुआन फैंग ने पहली बार प्राचीन घेराबंदी देखी। एक काली आकृति तेजी से शहर की दीवार के पास पहुंची। इससे पहले कि दोनों पक्ष बिल्कुल करीब आते, तीरंदाजों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। बाणों की वर्षा काले बादलों की भांति दोनों ओर उड़ गई। हुआन फैंग को लगा कि वह स्वयं द्वितीय श्रेणी के शिखर के विशेषज्ञ भी बच नहीं सकते। सौभाग्य से अब उसके पास शहर के शीर्ष पर छिपने की जगह है। तीर बारिश की शुरुआत से दोनों पक्षों में हताहत होने लगे और हताहतों की संख्या बढ़ रही है और शहर के नीचे हवा देश के सैनिक दीवार के करीब आ रहे हैं। सीढ़ियां खड़ी कर दी गई और हर जगह चीख पुकार मच गई।
शहर के मुख्य भाग के सैनिकों ने तैयार रोलिंग लकड़ी और पत्थरों के साथ दीवार को गिरा दिया और दूसरी तरफ सीढ़ी पर चढ़ने वाले सैनिकों को कुचल दिया। हालांकि ये दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। पवन देश के सैनिक मृत्यु से निडर होकर ऊपर चढ़ते रहते हैं। शहर के नीचे 2 या 3 मीटर तक शव जमा हो गए हैं। ओह! अचानक हुआंग फैंग के बगल वाले एक सैनिक के चेहरे पर एक तीर लगा। तीर को प्रतिद्वंद्वी की दाहिनी आंख से घुसाया गया और फिर उसके सिर के पीछे से तीर को भेद दिया गया। सिपाही अब और नहीं मर सकता। ताजा खून हुआंग फैंग पर छिड़का। हुआंग फैंग का चेहरा बदल गया। हालांकि वह पहले भी युद्ध के मैदान में था। हालांकि लड़ाई इतनी दुखद नहीं थी जितनी अब है, ये क्रूर और निर्दयी भी थी, इसलिए वह कुछ स्वीकार कर सकता था। हुआंग फैंग के आसपास लियू मिंगजी और ली डेयू के चेहरे इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कल रात अवैध शिविर में भी भाग लिया था, लेकिन उस समय वातावरण बहुत अंधेरा था और वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वे अधिक घबराए हुए और उत्साहित थे। लेकिन अब मैं अपने बगल में किसी को मरते हुए देखता हूँ और मरना बहुत दुखद है। उनके चेहरे बहुत बदसूरत है। अगर वे इसे सहन नहीं करेंगे तो उन्हें उल्टी भी हो जाएगी। हालांकि हुआंग फैंग ऐसी स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, वह ये भी समझते हैं कि उन जनरलों को वास्तव में इन जियांगू लोगों की व्यक्तिगत बहादुरी क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि ऐसे माहौल में व्यक्तिगत बहादुरी बेकार है। हुआंग फैंग अब दूसरे दर्जे का विशेषज्ञ है, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वह इन सैनिकों की घेराबंदी के तहत पीछे हट सकता है। नानमैन शहर प्रमुख को समर्थन की आवश्यकता है, आप लोग वहां जाएं। जब हुआंग फैंग के कई लोग युद्ध की फिल्में देख रहे थे, तभी एक अधिकारी वहां आया और उनसे कहा। उसके बाद हुआंग फैंग के कई लोगों ने चाहे कितना भी बड़ा जवाब दिया हो, उन्होंने लोगों के दूसरे समूह को आदेश देना जारी रखा। ये हमारे लिए समय है, चलो चले। हुआंग फैंग ने लियू मिंगजी से कहा, क्योंकि उन्हें पता चला कि अधिकारी ने वुलिन में कुछ लोगों को सूचित किया था। मूलतः यहाँ कुछ बिखरे हुए लोग एकत्रित थे। लियू मिंगजी और ली डेयू यहाँ क्यों थे? वे नेता हुआ के आदेश पर हुआंग फैंग की देखभाल करने आए थे। बेशक यह मुख्य रूप से हुआंग फैंग ही थे जिन्होंने अच्छे संबंध बनाए। चलदर लियू मिंगजी और ली डेयू ने भी कहा कि वे जानते थे कि वे हुआंग फैंग जितने कुशल नहीं थे। निस्संदेह उनका नेतृत्व हुआंग फैंग के आदेश से किया गया था, उनके नेता के आदेश की तो बात ही छोड़ दें। जब हुआंग फैंग और उनके लोग अधिकारी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे, तो उन्हें पता था कि दूसरे पक्ष ने उन्हें यहां आने के लिए क्यों कहा, क्योंकि यहां सिटी हेड पर चढ़ने वाले सभी लोग किनफेंग देश के वुलिन लोग थे। जाहिर है वे आम सैनिकों की तुलना में अलग तरीके से शहर के मुखिया पर चढ़े। ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने अधिक हल्केपन कौशल और शहर की दीवार की ताकत का उपयोग किया। इसलिए पू की तुलना में उन्होंने अधिक हल्केपन कौशल का उपयोग किया, क्योंकि सैनिक तेज और अधिक लचीले होते हैं। चूना जैसे ही हुआंग फैंग पहुंचे, उन्होंने किंगफेंग साम्राज्य के एक योद्धा को मार गिराया जो शहर के प्रमुख तक उड़ रहा था। इससे पहले कि वो स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसे हुआंग फैंग ने पीट दिया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 461 चाहे आप कितने भी कुशल क्यों न हो, आप रसोई के चाकुओं से डरते हैं। इस बार हुआंग फैंग ने कियाओ बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया। लियू मिंगजी से मानसिक कौशल पुस्तिका प्राप्त करने के बाद हुआंग फैंग ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वह मुक्केबाजी का उपयोग कर सकते हैं। भले ही अन्य लोग आश्चर्यचकित थे कि वह मुक्केबाजी का इतनी कुशलता से उपयोग कर सकता था, वे केवल उसके मार्शल आर्ट के अभ्यास के तियानफू पर आश्चर्यचकित होंगे और दूसरों पर संदेह नहीं करेंगे। हालांकि हुआंग फैंग एक ही लड़ाई में दूसरी तरफ से पीछे हट गए, लेकिन अन्य जगहों पर स्थिति उनके पक्ष जितनी अच्छी नहीं है। किंगफेंग देश में कई वुलिन लोग हैं जो पहले से ही शहर में हैं। वे तियानजो देश की तुलना में पहले से ही अधिक और मजबूत हैं, इसलिए उन्होंने कम समय में कुछ सफलताएं हासिल की हैं। लियू मिंगजी और अन्य लोगों के साथ मिलने के बाद हुआंग फैंग को अभी भी तियानजो से संबंधित होने का एहसास है, इसलिए वह तियानजो के वुलिन में बहुत से लोगों को मारना नहीं चाहता है। इसके अलावा लियू मिंगजी और ली डेयू, जिनकी उनके साथ अच्छी बनती है, अभी भी यहाँ है। वह नहीं चाहता कि उनके साथ कोई हादसा हो, इसलिए हुआंग फैंग ने और अधिक नहीं छिपाया। उन्होंने उस जादू को पूरा प्रयोग किया जिसका प्रयोग उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। यहाँ तक कि वो जादू भी जो उसने पहले कभी प्रयोग नहीं किया था, गुप्त रूप से प्रयोग किया जाने लगा। अचानक उसने अपने चारों ओर एक निर्वात क्षेत्र बना लिया। यहाँ किंगफेंग देश में कोई वुलिन लोग नहीं है, वे या तो जमीन पर मर गए या उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। हालांकि हुआंग फैंग अभी भी नहीं रुका है। वो लोगों के बीच जाने के लिए अपने स्वयं के लिंगबो माइक्रोसटिप का उपयोग करते हैं। उनके हाथ में कटार लगातार लहराया जाता है। अपनी ताकत से कोई दोयम दर्जे का विशेषज्ञ भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अब आखिरकार ये शहर पर हमला करना शुरू कर रहा है, इसलिए किंगफेंग देश के कई विशेषज्ञ नहीं है और उनमें से कोई भी द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर का नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग के प्रयासों से किंगफेंग देश के सभी वुलिन लोग जो शहर गए हैं, हार गए हैं। हुआंग फैंग की रक्षा की इस अवधि में अधिकांश बिखरे हुए लोग एकत्र हुए थे। उनके साथ सेना या सामान्य संप्रदायों द्वारा व्यवहार नहीं किया जाता है। उनमें से कुछ अपने दम पर लड़ रहे हैं। कोई भी उन सभी पर आदेश देने के योग्य नहीं है। उनकी ताकत का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए नुकसान छोटा नहीं है। हालांकि जब से हुआंग फैंग प्रकट हुए और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लोगों को आशा दिखती है और इससे लड़ना इतना कठिन नहीं है। इसके अलावा वे अपने दिलों में हुआंग फैंग की बहुत प्रशंसा करते हैं। मास्टर कोंग मिंग, ऐसा लगता है कि शहर के दक्षिण में कोई मास्टर बैठा है। शहर के बाहर शिविर में एक वुलिन व्यक्ति ने मास्टर कोंग मिंग को उत्तर दिया। युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू होने के बाद मास्टर कोंग मिंग ने उन वुलिन व्यक्तियों को विभाजित किया जो उनके साथ आए थे और विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब ये साउथ सिटी प्रमुख पर हमला करने का प्रभारी व्यक्ति है, जहां हुआंग फैंग है। मास्टर, ये कितना अच्छा है, मास्टर कोंग मिंग ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा। ये दूसरी कक्षा का शीर्ष या दूसरी कक्षा का शीर्ष हो सकता है। हमारे शिष्य उसके हाथों में एक चक्कर भी नहीं लगा सकते, उस आदमी ने उत्तर दिया। दूसरे दर्जे के शिखर, पूरे तियानजो राज्य के वुलिन में ऐसे कुछ ही लोग हैं।
मास्टर कोंग मिंग ने कहा, इस तरह मैं मंदिर में 2 लोगों को आपके साथ हमला करने दूंगा। वे सभी दूसरे दर्जे के शिखर हैं। आंकड़े, उस शहर प्रमुख को अवश्य लें। मास्टर कोंग मिंग पर हमला करने के लिए इतना उत्सुक होने का कारण किंगफेक देश के नेता के सामने अपना प्रदर्शन दिखाना है, ताकि दूसरे पक्ष को पता चल सके कि वो जो ला रहा है वो भीड़ नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली पीढ़ी है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके साथ उसके संचार के लिए और उसके दिमाग में उसकी स्थिति को प्रभावित करेगा। मालिक की सहायता से मैं नगर प्रमुख को ले लूंगा। आदमी ने खुशी से कहा, तियानजो देश में कोई प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए सबसे शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी का शिखर है। अब उसके पक्ष में 2 द्वितीय श्रेणी के शिखर विशेषज्ञ हैं। शहर जीतने का कोई सस्पेंस नहीं है। फिर वह आदमी मास्टर कोंग मिंग के 2 शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में गया जहां वह प्रभारी था। मैं 2 मास्टरों से थक गया हूं। वे 2 लोग उससे बात करने से घृणा करते हैं। उनकी नजर में वे एक छोटा सा शहर भी नहीं ले सकते। जाहिर है यह आदमी बेकार है, इन्हें फालतू बातें करना पसंद नहीं है। उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और सीधे शहर की दीवार की ओर दौड़ पड़े। उनके पैर की उंगलियां शहर की दीवार पर थोड़ी सी थी और उनके शरीर पहले ही शहर के शीर्ष पर पीली चोटी पर बह चुके थे। इस समय वे शहर की दीवार के किनारे पर थे। उन्होंने एक और आदमी को आते देखा, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। वे एक ही झटके में बाहर चले गए। उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ने के बाद उनकी 7 याओ थंडर मुट्ठी की शक्ति और भी मजबूत हो गई। लियू मिंगजी और ली डेयू भी हुआंगफेंग की 7 याओ थंडर बॉक्सिंग की शक्ति से आश्चर्यचकित थे। केवल हालांकि हुआंगफेंग ने भी इस बार दूसरे पक्ष को हराया, वो महसूस कर सकता था कि दूसरा पक्ष मरा नहीं था या गंभीर रूप से घायल भी नहीं हुआ था। हालांकि दूसरे पक्ष का शव अभी भी शहर में गिरा। उसी समय जब दूसरा पक्ष सिटी हेड से नीचे गिरा, हुआंगफेंग खुद 2 कदम पीछे हट गए। इस समय एक अन्य व्यक्ति पहले से ही शहर के प्रमुख पर चढ़ गया था, भीड़ में गिर गया और एक हाथ से एक वुलिन व्यक्ति के माथे पर थप्पड़ मारा। अप्रत्याशित रूप से उसने दूसरे पक्ष को एक झटके में मार डाला। इस तरह के उग्र प्रदर्शन ने तुरंत ही घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों को रोक दिया। वे लोग स्तब्ध रह गए और आगे बढ़ने में झिझकने लगे। जाहिर है इस व्यक्ति की वर्तमान में निपटने के लिए अच्छी भूमिका नहीं थी, लेकिन वो आदमी नहीं रुका। वो दूसरे आदमी की तरफ कूदा, फिर से ताली बजाई और बाहर उड़ गया। उस आदमी ने हवा में ढेर सारा खून उगल दिया। उसने देखा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, शहर से नीचे गिर गया था और जीवित नहीं रह सका। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। हुआनफेंग ने देखा कि दूसरा पक्ष अभी भी आक्रामक होना चाहता था और वह अपनी आंतरिक सांस लेने का ख्याल नहीं रख सका। लिंगबो भाग्यशाली था और टेढ़े शरीर के साथ दूसरी ओर भाग गया। ऐसा नहीं था कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता था, बल्कि यह था कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों के हमले से बच सकता था। हुआनफेंग की मुट्ठियों को एक दूसरे से स्पर्श करें, दोनों पक्ष कुछ कदम पीछे हट गए। दोनों अपने दिल में जानते थे कि एक दूसरे की ताकत कमजोर नहीं है। वे सभी सतर्क थे। इस समय एक और व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी अभी अभी हुआनफेंग ने तस्वीर खींची थी, और वो चिल्लाया, तियानजो देश के कुत्ते चोर ने आपके बुद्ध दादा को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आप मरना चाहते हैं। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर अचानक हवा में रुक गया और फिर वो शहर की चोटी पर गिर गया, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। इस अचानक परिवर्तन ने उसके आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। वो स्पष्ट रूप से एक गुरु था, लेकिन अब उसकी अचानक मृत्यु हो गई। हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन मूर्ति के संस्थापक के रूप में हुआनफेंग ने कहा, चाहे उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो रसोई के चाकू से डरता है। और क्या मैं बंदूक का उपयोग करता हूँ? हाँ, ये हुआनफेंग के भंडारण बॉक्स में रखी पिस्तौल है जो प्रतिद्वंद्वी को मार देती है। अन्य स्थानों से प्राप्त इन चीजों का उपयोग इस अंतरिक्ष में किया जा सकता है। हुआनफेंग ने पहले उनका उपयोग नहीं किया था। अब उसे संकट महसूस हो रहा है, इसलिए वो अब विनम्र नहीं रहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 462 मास्टर कोंग मिंग मूव्स। छिपा हुआ हथियार। इसके बाद ही किंगफेक देश के बाकी विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया दी। हालांकि उसने इतना शक्तिशाली छिपा हुआ हथियार पहले कभी नहीं देखा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस तरह के छिपे हुए हथियार का इस्तेमाल किया, वो समान स्तर के या निचले स्तर के लोगों में भी कुछ ड्राइविंग ट्रैक देख सकता था। हालांकि हुआनफेंग द्वारा अभी अभी इस्तेमाल किए गए छुपाए गए हथियार का कोई पता नहीं चल पाया है। उसने बस एक शोर सुना। बाद में उनके पक्ष का वही शिष्य मर गया जो लगभग उन्हीं का कौशल था। ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई। ऐसा अनुमान है कि मरने तक उसे नहीं पता था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। हुआनफेंग ने दूसरे पक्ष को कुछ नहीं समझाया। उसने बंदूक को भंडारण बक्से में रख दिया और फिर 2 द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञों से निपटने के लिए दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। उसे कुछ कठिनाइयां थी, लेकिन यदि वो किसी एक से निपट लेता तो कोई समस्या नहीं होती। इसलिए हुआनफेंग और दूसरे पक्ष ने जल्द ही फिर से लड़ाई की। दूसरा पक्ष हुआनफेंग द्वारा फिर से छुपाए गए हथियारों के इस्तेमाल से डरता था। वे कुछ डरपोक हाथों से लड़े और उनकी ताकत पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी। लेकिन हुआनफेंग का इरादा दयालु होने का नहीं था, इसलिए हुआनफेंग को दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने में देर नहीं लगी। इस बार जाहिर तौर पर उसका इरादा दूसरे पक्ष को आसानी से मारने का नहीं था। इसके बजाय उसने फिर से बेमिंग जादू का इस्तेमाल किया। क्योंकि हुआनफेंग किंगफेक देश के विशेषज्ञों से लड़ रहे हैं, उनके आसपास किंगफेक देश या तियानजो देश में कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष लड़ने के लिए 2 विशेषज्ञों को छोड़ देते हैं। इसलिए जब हुआनफेंग एक दूसरे की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करते हैं तो कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा और उन्हें अब एक दूसरे की आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने देगा। तो बोधि मंदिर में भिक्षु जो दूसरे दर्जे के शिखर से एक सामान्य व्यक्ति में बदल गए, पहले की तरह ही पागल हो गए। इस बार हुआनफेंग ने दूसरे पक्ष को जाने नहीं दिया, लेकिन एक झटके से दूसरे पक्ष को गोली मार दी। तियानजो राज्य के लोग हुआनफेंग की और भी अधिक प्रशंसा करते हैं। हुआनफेंग ने एक साथ 2 द्वितीय श्रेणी विशेषज्ञों की हत्या कर दी। आपको पता होना चाहिए कि किंगफेक राज्य में भी ऐसे विशेषज्ञ बहुत अधिक नहीं हैं। इन्हें मूल रूप से मास्टर कोंग मिंग द्वारा रिजर्व के रूप में उपयोग किया गया था। वे वहां जा सकते हैं जहां खतरनाक स्थितियां हों, लेकिन अब वे उनमें से 2 खो देते हैं।
इन दो द्वितीय श्रेणी के शिखर मास्टरों की मदद के बिना किंगफेंग देश के अन्य वुलिन लोगों ने फिर से सिटी हेड में अपना स्थान खो दिया और उन्हें सिटी हेड से बाहर निकाल दिया गया। तो जो व्यक्ति मास्टर कोंग मिंग से मदद मांगने गया था वो फिर से मास्टर कोंग मिंग के सामने आ गया। वो दुखी था और उसने मास्टर कोंग मिंग को स्थिति बताई। क्या यह असंभव है? ये सुनने के बाद मास्टर कोंग मिंग ने अपना आपा खो दिया और कहा, वे दो शीर्ष स्तर के स्वामी हैं। वे ना तो शीर्ष स्तर के स्वामी हैं और न ही शीर्ष स्तर के स्वामी हैं। भले ही उनके पास कोई न हो, बहुत सारे लोग उनके हाथ में हैं। वे उनमें से दो को भेजेंगे। उन्हें लगता है कि वे अधिक योग्य हैं, लेकिन वे एक दूसरे को एक क्षेत्र खोलने देना चाहते हैं जिससे उन्हें सफलता मिलेगी। ये सिर्फ इतना है कि अप्रत्याशित रूप से ये दो द्वितीय श्रेणी के शीर्ष स्तर के मास्टर थोड़े समय के लिए वहां गए, मर गए और उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। वो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता है कि वो इतने कम समय में दो ऐसे मास्टरों को मार सकता है जब तक कि दूसरा पक्ष प्रथम श्रेणी मास्टर न हो। क्या तियानजो में कोई प्रथम श्रेणी मास्टर है? यह अच्छी खबर नहीं है। मास्टर कोंग मिंग, मैंने झूठ नहीं बोला, ये वास्तव में ऐसा ही है। झोगुओ में लोग उस दिन छुपाए हुए हथियारों में बहुत अच्छे थे। एक को छुपाए हुए हथियारों से मारना और फिर दूसरों की मदद से दूसरे को मारना, आदमी ने कहा था। यह एक छिपा हुआ हथियार है। मास्टर कोंग मिंग को राहत मिली है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। वो केवल छुपे हुए हथियारों का उपयोग करने में ही कुशल है। हालांकि अगर वो दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है तो उसकी ताकत पहले ही दूसरे दर्जे के शिखर पर पहुंच चुकी है। ऐसा व्यक्ति छुपे हुए हथियारों का उपयोग करने में भी अच्छा होता है, जो स्पष्ट रूप से उनके किंगफेंग देश के लिए बुरा है। मैं खुद इस आदमी से मिलूंगा, मास्टर कोंग मिंग ने सोचा और कहा। मास्टर, क्या आप अकेले हैं? ये बहुत अच्छा है, आदमी ने खुशी से कहा, फिर झिझकते हुए कहा, क्या ये बहुत ज्यादा उपद्रव है? आखिरकार मास्टर कोंग मिंग उनकी ओर से सबसे शक्तिशाली बल और इन लोगों के कमांडर इन चीफ है। जब तक जरूरी न हो वो व्यक्तिगत रूप से बाहर नहीं जाएगा। नतीजतन अब पहला दिन है। वो केवल एक नगर प्रमुख के लिए लड़ रहा है और उसे जाने भी दे रहा है। ये जाहिर तौर पर पिछली योजना से अलग है। ये ठीक है, बस अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम करने के लिए। मास्टर कोंग मिंग ने लापरवाही से कहा कि वो जानते थे कि दूसरा पक्ष केवल दूसरे दर्जे का शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ था। मास्टर कोंग मिंग को राहत मिली। हालांकि द्वितीय श्रेणी के शीर्ष स्तर और प्रथम श्रेणी के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ केवल एक पंक्ति से अलग थे। प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी के शीर्ष स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ये कहने की कोई बात नहीं है कि एक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ 4 या 5 द्वितीय श्रेणी के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों से निपट सकता है। इसलिए मास्टर कोंग मिंग ने हुआंग पीक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर घेराबंदी के पहले दिन मास्टर कोंग मिंग अप्रत्याशित रूप से बाहर आए। हालांकि बहुत से लोग इस स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं और मास्टर कोंग मिंग का हल्कापन कौशल स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। बिना किसी दबाव के वो नगर प्रमुख के पास गया। इस बार वो अकेले नहीं आए, उसे स्वयं लड़ाई शुरू करनी थी। अगले क्षेत्र से लड़ना था और फिर शहर के प्रमुख पर कब्जा करना था, इसलिए उसके पीछे कई लोग थे। जब मास्टर कोंग मिंग शहर पहुंचे तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। एक बार मुक्का मारने के बाद वो लोगों के एक पूरे समूह को नीचे गिरा सकता था, इसलिए फिर से कई लोग हताहत हुए। हुआंग फैंग को जल्द ही मास्टर कोंग मिंग का अस्तित्व मिल गया। एक दूसरे के शरीर में हुआंग फैंग को एक अभूतपूर्व शक्तिशाली गति महसूस हुई। हुआंग फैंग विस्मयकारी थे। क्विंगफेंग देश में कई विशेषज्ञ थे। हालांकि हुआंग फैंग के पास शोक मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इतने कम समय में, क्योंकि मास्टर कोंग मिंग की शक्ति पहले ही कई लोगों को शहर में ला चुकी है, उसे उन्हें नीचे खदेड़ना होगा। इसलिए हुआंग फैंग को मास्टर कोंग मिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। तुमने मेरे 2 शिष्यों को मार डाला। मास्टर कोंग मिंग और हुआंग फैंग की मुलाकात के बाद उन्हें पता चला कि हुआंग फैंग उनके शिष्यों का हत्यारा था। यदि आप उन 2 गंजों के बारे में बात कर रहे हैं तो यह वास्तव में मैं ही हूँ। हुआंग फैंग ने इससे इनकार नहीं किया। यह अच्छा है, इसलिए आप उनके साथ जा सकते हैं। इसके साथ ही मास्टर कोंग मिंग ने हुआंग फैंग पर हमला कर दिया है। मास्टर कोंग मिंग की ताकत स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग की तुलना में अधिक मजबूत है, इसलिए जैसे ही वह लड़े हुआंग फैंग को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। कई लोगों की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद हुआंग फैंग उस समय ताकत नहीं थे जब उन्होंने इस स्थान में प्रवेश किया। उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 463 सौंपना छूना। दोनों पक्षों की मुठ्ठियां अप्रत्याशित रूप से नहीं मिली और यहां तक कि तरंगों की लहरें भी आईं। जंगली ऊर्जा फैल गई और उमड़ पड़ी, जिससे आसपास के 2 किंगफेंग देशों के विलिन लोगों पर असर पड़ा। दोनों पक्ष कुछ कदम पीछे हट गए। हुआंग फैंग थोड़ा और पीछे हट गए, यहाँ तक कि उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और खून की एक धारा उनके मुंह के कोनों तक पहुंच गई, लेकिन उन्होंने इसे निगल लिया। वो वास्तव में एक गुरु है। हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा कि उसके पास अभी कोई ताकत नहीं है। भले ही वो 2ym दर्जे का विशेषज्ञ था, फिर भी उसे बाहर कर देना चाहिए था। हालांकि वो केवल कुछ ही कदम पीछे हटे, उससे भी कम। क्या वह किंगफेंग देश का प्रथम श्रेणी मास्टर है? हुआंग फैंग ने अपने सामने गंजे सिर को देखा और अपने दिल में कुछ संदेह के बारे में सोचा। भाई हुआंग, सावधान रहें। वह गधा किंगफेंग देश का पहला स्वामी कोंग मिंग है। जब हुआंग फैंग अभी भी दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में सोच रहा था, लियू मिंगजी की आवाज आई। जाहिर है, ये खबर हमेशा एक चतुर व्यक्ति की रही है जिसने हुआंग फैंग के सामने मास्टर कोंग मिंग को पहचान लिया। यदि तुम मरना चाहते हो तो गुरु का अपमान करने का साहस करो। लियू मिंगजी के शब्द अभी समाप्त हुए थे, लेकिन किसी ने उस पर चिल्लाया। बाद में दूसरे पक्ष ने सीधे लियू मिंगजी से संपर्क किया, जो उस व्यक्ति को मारना चाहता था जिसने मास्टर कोंग मिंग का अपमान किया था। वह व्यक्ति जो कोंग मिंग के सामने अपनी बात कहने के लिए उत्सुक था, वह किंगफेंग देश का एक नेता था जो लगातार शोक मना रहा था। नेता जानता है कि उसका जिम्मेदार क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जो मास्टर कोंग मिंग पर बुरा प्रभाव डालता है। तियानजो राज्य पर कब्जा करने के बाद उसे हितों के वितरण में नुकसान हो सकता है।
इसलिए वह अवसर ढूंढने और मास्टर कोंग मिंग के सामने प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और लियू मिंगजी के शब्द स्वाभाविक रूप से उसे अवसर की खोज करने देते हैं। इसके अलावा लियू मिंगजी की ताकत भी बहुत खराब है, इसलिए वह इसे जाने नहीं देंगे। सौभाग्य से तियानजो देश में लियू मिंगजी के अलावा कुछ अन्य वुलिन लोग भी हैं। अन्यथा लियू मिंगजी दूसरी तरफ से एक कदम भी नहीं उठा पाएंगे। बेशक भले ही मदद करने के लिए अन्य लोग भी हों, एक व्यक्ति जिसने अभी अभी मार्शल आर्ट सीखा है, उसके पास लंबे समय तक नहीं है और एक नेता स्तर को पूरा करता है, वह भी बहुत खतरनाक है। हालांकि हुआन फेंग मदद करना चाहता है, लेकिन उसके सामने एक मजबूत दुश्मन है, इसलिए वह केवल अपने दिल में लियू मिंगजी के लिए प्रार्थना कर सकता है और आशा कर सकता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना न हो। हुआन फेंग कोंग मिंग की ताकत से आश्चर्यचकित है। मास्टर कोंग मिंग भी हुआन फेंग के कौशल से आश्चर्यचकित है। गति के संदर्भ में हुआन फेंग प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि उनकी आंतरिक शक्ति बहुत शुद्ध और शक्तिशाली लगती है। अभी की लड़ाई में हालांकि ऐसा लगता है कि उसने बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ है। हुआन फेंग को कोई चोट नहीं आई है। 2 द्वितीय श्रेणी के शीर्ष मास्टरों को मारना आसान नहीं है, कोंगमिंग ने अपने दिल में सोचा, लेकिन उसकी चाल में कोई रुकावट नहीं थी। दोनों व्यक्ति जल्द ही फिर से एक साथ लड़े। मुट्ठी की छाया भारी थी, शरीर का आकार लगातार बदलता रहता था और यहाँ तक कि बाहरी लोग भी शायद ही 2 व्यक्तियों की विशिष्ट स्थिति का अनुमान लगा सकते थे। हाथ में हुआन फेंग नीचे की ओर है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा लिंगबो माइक्रो सटेप की उपस्थिति के साथ ना कोंगमिंग का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन हुआन फेंग को चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मास्टर कोंग मिंग और अधिक आश्चर्यचकित हैं। उनके मंदिर में कोई द्वितीय श्रेणी के शिखर गुरु नहीं है, हालांकि इतनी देर तक कोई उससे लड़ नहीं सकता। हुआन फेंग की ताकत केवल द्वितीय श्रेणी की चोटी है, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता उनके पुराने प्रथम श्रेणी मास्टर के समान ही है। इस बच्चे को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मास्टर कोंगमिंग ने हुआन फेंग की क्षमता देखी। अगर ऐसे लोगों को आज रिहा कर दिया गया तो वे किंगफेंग देश के वुलिन के दुश्मन होंगे। जब भी वह ये सोचता तो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता था। उसका चेहरा थोड़ा भारी था। उसने अपने मुंह से कुछ कहा। अचानक उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, ऊपर। मास्टर कोंग मिंग के सामने हुआन फेंग को अचानक लगा कि उसके सिर पर भारी हथौड़े से प्रहार किया गया है। वह इतना बेहोश हो गया था कि उसे अपने आसपास की चीजें भी नजर नहीं आ रही थी। अच्छा नहीं है। हुआन फेंग जानता था कि उसने लड़ाई जीत ली है और वह अपनी दृष्टि फिर से बहाल करना चाहता था, लेकिन ऐसा करना मुश्किल था। इसी समय अचानक उसकी छाती पर तमाचा पड़ा और उसका खून बहने लगा। जादू और मार्शल आर्ट की ऊर्जा तुरंत उसके सीने में जमा हो गई और किसी ने उसे मरने नहीं दिया। हालांकि हुआन फेंग का शरीर अभी भी हमले के अधीन था और वह उड़ गया। 3 लोगों को टक्कर मारने के बाद वह जमीन पर लेट गया। कुछ देर तक तो उसमें उठने की भी ताकत नहीं रही। मास्टर कोंग मिंग हुआन फेंग के शरीर को पीछे की ओर उड़ते हुए देखते हैं और उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई देती है। हालांकि उसके पैरों पर कोई विराम नहीं है और वह सीधे उसका पीछा करता है। वह हुआन फेंग को पूरी तरह से मारना चाहता है। हालांकि जब वह हुआन फेंग के लैंडिंग बिंदु के पास पहुंचा तो उसने पाया कि हुआन फेंग की आकृति गायब हो गई थी। वह अभी अभी यहां उतरा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके आसपास किसी ने मास्टर कोंग मिंग की दृष्टि को कुछ देर के लिए अवरुद्ध कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से हुआन फेंग इतने कम समय में गायब हो गया। मास्टर कोंग मिंग का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। अभी उसके हाथ की ताकत छोटी नहीं है। यदि कोई और बदला गया है तो वह मर चुका होगा। हालांकि यदि दूसरा व्यक्ति हुआन फेंग है तो उसे लगता है कि यद्यपि हुआन फेंग गंभीर रूप से घायल है, लेकिन वह मरा नहीं है। यह उसका अंतर्ज्ञान है, इसलिए वह बस उसे पकड़ लेता है और चाकू को ठीक करना चाहता है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग चला गया था। ये वाकई अजीब है। हालांकि उसकी शक्ति छोटी नहीं है, लेकिन लोगों को वाष्पित करना बिल्कुल असंभव है। दरअसल हुआन फेंग इस समय जमीन पर लेटे हुए हैं और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इस समय वह छाया लबादे के ऊपर चुपके कौशल का उपयोग कर रहा है, इसलिए वह मास्टर कोंग मिंग की आंखों से ओझल हो जाएगा। हुआन फेंग अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वह समझ गया है कि बस खाली चीख कोई साधारण चीख नहीं है, बल्कि ध्वनि तरंग हमले के समान एक चाल है। बिना किसी सावधानी के उन्होंने ये कदम जीत लिया है। सौभाग्य से हुआन फेंग के शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा है। अब वह जाग गया है। वह मास्टर कोंग मिंग को देखता है जो उसके सामने खड़ा है और भौहें सिकोड़ रहा है और अपने मौके का इंतजार कर रहा है। मास्टर कोंग मिंग ने इस समय गहरी नाराजगी जताई, क्योंकि उन्होंने हुआन फेंग का पता पूरी तरह से खो दिया था। इस समय शहर के दोनों किनारों पर कई वुलिन लोग हैं। शायद तियानजो देश ने उनके आगमन की खबर सुनी है और कई लोग उनका समर्थन करने आए हैं। इसी तरह क्विंगफेंग देश भी कई देशों में आ गया है और दोनों पक्ष एक साथ भयंकर युद्ध में पहुंच गए हैं। कुछ समय तक हुआन फेंग का कोई संकेत नहीं था, इसलिए मास्टर कोंग मिंग तियानजो में अन्य वुलिन लोगों को पढ़ाने जा रहे थे। हालांकि जब वह मुड़ा तो उसे अचानक अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। प्रतिक्रिया देने में बहुत देर हो चुकी थी। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 464 मृत्यु पर वापसी। छूना, एक अपरिचित आवाज सुनाई दी और कोंग मिंग का शरीर अवचेतन रूप से पास में छिप गया, जिससे वो मुख्य बिंदु से बच गया। उनके दिल पर चोट नहीं लगी थी, लेकिन वे फिर भी घायल थे। दूसरी अपरिचित ध्वनि के साथ गति धीमी और खाली हो गई है। इस बार वो इसे टाल नहीं सकते। उसके शरीर पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया हो। वो जमीन पर गिर जाता है और लगातार खून बहता रहता है। उसे लगता है कि उसके शरीर की ताकत लगातार खत्म होती जा रही है। इस समय कोंग मिंग ने अपना सिर घुमा लिया है। खाली जमीन पर वो आदमी जो अभी अभी उससे लड़ा था, अपने हाथ में एक अजीब सी चीज लेकर लेटा हुआ है। क्या छिपा हुआ हथियार वहीं से दागा गया है? ये किस प्रकार का छिपा हुआ हथियार है? यह इतनी तेजी से कैसे हो सकता है? मास्टर कोंग मिंग ने सोचा। हुआन फेंग की हालत ठीक नहीं है और वह गंभीर रूप से घायल भी है। इस समय कोंग मिंग उसके बगल में गिर जाता है।
कहा जा सकता है कि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के बीच 2 लोगों के पास उच्चतम मार्शल आर्ट और सबसे गहरी आंतरिक शक्ति थी, लेकिन अब वे सबसे अधिक घायल भी हैं। वे भाई बहन की तरह एक साथ रहते हैं। वह क्या है? जब कोंगमिंग नीचे गिरा तो उसकी बाहों से एक पैम्फलेट गिर गया। ये हुआन फैंग के चरणों में हुआ। हुआन फैंग के पास करीब से देखने का समय नहीं था, लेकिन उसका ध्यान कोंगमिंग पर था। ये प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ है। केवल एक किंगफेक देश है और कोई तियानजो देश नहीं है। इसे जाने देना अफसोस की बात है। हुआन फैंग ने कोंगमिंग को देखा और सोचा, वह भी जानता था कि दृश्य बहुत अराजक और खतरनाक था, लेकिन गहरी आंतरिक शक्ति वाला ऐसा व्यक्ति उसके सामने खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक सांस लेना चाहता था। हुआन फैंग ने लंबे समय तक संकोच नहीं किया। उसने मास्टर कोंगमिंग पर अपना हाथ रखने के लिए संघर्ष किया और उत्तरी मिंग जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया। मास्टर कोंगमिंग अपने घावों को ठीक करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके जमीन पर लेटा हुआ था, लेकिन अब उसने पाया कि उसकी आंतरिक शक्ति हुआन फैंग के शरीर में लगातार प्रवाहित हो रही है, जिससे वह बहुत भयभीत हो गया है। क्या कर रहे हो? खांसी, रुको! कोंगमिंग चिल्लाया। हुआन फैंग को कोई परवाह नहीं है। वह सिर्फ आंतरिक शक्ति को अवशोषित करता है। कोंगमिंग की मूल आंतरिक शक्ति उससे अधिक मजबूत है। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी की चोट उससे अधिक गंभीर है, इसलिए वह असमर्थ होने के बजाय अब केवल अवशोषित कर सकता है। हुआन फैंग को लगता है कि आंतरिक शक्ति की एक धारा उनके शरीर में प्रवेश कर रही है और इसे जादू और मार्शल आर्ट की ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है। ये ऊर्जाएं लगातार उसके शरीर की मरम्मत कर रही हैं और उसकी रिकवरी में तेजी ला रही हैं। हालांकि हुआन फैंग के अच्छे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। एक काली छाया उड़ती है और उसके बगल में गिरती है। ये काली छाया वह नेता है जिसने लियू मिंगजी से लड़ाई शुरू की थी। वह लियू मिंगजी को मार सकता था, हालांकि उसके आसपास अन्य वुलिन लोग भी थे। पहली बार में उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद कियाओ संप्रदाय के नेता हुआ और तियानजो राज्य वुलिन के अन्य नेताओं को पता चला कि कोंगमिंग प्रकट हुए हैं। वे उनके समर्थन में लोगों को लाए। ये देखकर कि उनके शिष्य खतरे में थे, नेता हुआ स्वाभाविक रूप से खड़े नहीं हुए। नेता के लिए लियू मिंगजी को मारना अधिक कठिन है। अब भी वह नेता हुआ से घायल है। हालांकि वह तुरंत खुश हो गया, क्योंकि जिस स्थान पर वह गिरा था वही स्थान हुआन फैंग था। हुआन फैंग, जो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह दूसरे दर्जे के पीक मास्टर को मारने का मौका कैसे जाने दे सकता था? इसलिए नेता ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। उसके हाथ की लंबी तलवार वार कर दी गई थी। उसने हुआन फैंग की छाती में चाकू मारा था, लेकिन फिर उसे पता चला कि वह बिल्कुल भी चाकू नहीं मार सकता। इसलिए उसने अपनी दिशा बदल दी और हुआन फैंग के माथे पर वार कर दिया। हुआन फैंग निकट आती लंबी तलवार को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उत्तरी नरक जादू के संचालन के कारण वह बचने की कार्रवाई भी नहीं कर सका, इसलिए वह केवल अपने लालच के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता था। यदि वह शून्यता की आंतरिक शक्ति को आत्मसात नहीं करना चाहता तो कम से कम दूसरे पक्ष के आक्रमण से तो बच सकता था। लेकिन अब कुछ भी सोचने में बहुत देर हो चुकी है। हुआन फैंग के पास केवल लियू मिंगजी और ली डेयू को अपना नाम चिल्लाते हुए सुनने का समय है। उसके बाद वह अंधेरे में गिर जाता है और वास्तविकता में लौट आता है। हुआन फैंग ने जो नहीं देखा वह ये था कि उसके मारे जाने के बाद लियू मिंगजी और ली डेयू दौड़ पड़े। हालांकि वे अभी भी थोड़े धीमे थे। नेता ने हुआन फैंग की चाकू मारकर हत्या करने के बाद भी अपने गुस्से से छुटकारा नहीं पाया और हुआन फैंग की लाश को शहर के प्रमुख से हटा दिया। लियू मिंगजी और ली डेयू, जिन्होंने ये दृश्य देखा, पूरी तरह से क्रोधित हो गए और उन्होंने मिलकर घायल नेता को मार डाला। और अगला कोंगमिंग और भी अधिक दयनीय है। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और हुआन फैंग द्वारा कुछ आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसका शरीर कमजोर हो गया था। इसलिए जिस नेता को लियू मिंगजी और ली डेयू ने मार डाला था, जब वह गिर गया तो उसकी लंबी तलवार ने कोंगमिंग के सीने में वार कर दिया। कोंगमिंग छिपना चाहता था, हालांकि इस समय वह खुद की मदद नहीं कर सका और वह बस छिपना चाहता था। 1% भी हिलने का कोई रास्ता नहीं था। परिणाम स्वरूप उसने देखा कि दूसरे पक्ष की तलवार उस पर वार कर रही थी और उसके जीवित रहने की उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन कोंगमिंग की मौत ने जल्द ही दोनों पक्षों का ध्यान आकर्षित किया। किंगफेंग देश और तियानजो देश के दोनों मार्शल आर्टिस्ट खबर से हैरान थे। ये दोनों देशों के एकमात्र प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ हैं। वह चुपचाप मर गया या अपने ही लोगों के हाथों मर गया। वुलिन के दोनों लोगों को लगा कि उनका दिमाग पर्याप्त नहीं है। फिर दोनों पक्षों ने चुपचाप हमले को स्थगित कर दिया। किंगफेंग देश के लोग पहले शहर की ओर से पीछे हट गए, जबकि तियानजो देश के लोगों ने उनका पीछा नहीं किया। शहर के प्रमुख के लिए लड़ाई इतनी जोर शोर से शुरू हुई, लेकिन अंत हो गया। बेशक झोंकझू दुनिया में युद्ध का हुआन फैंग से कोई लेना देना नहीं है। इस समय वह वास्तविकता में लौट आया है और उसकी चोटें गायब हो गई हैं। हुआन फैंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपने शरीर की जांच की। सौभाग्य से स्थिति देखकर उन्हें राहत मिली। झेंझौ दुनिया में उसने जो भी आंतरिक ताकतें हासिल की वे अभी भी वही हैं। ऐसा लगता है कि स्टोरेज बॉक्स का मतलब अपनी ही चीजों का गबन करना नहीं है। तुरंत नाजी से कई चीजें उड़ गईं। वे सभी पहले नाजी में हुआन फैंग द्वारा प्राप्त किए गए थे। वहां 5000 का लियांग चांदी का नोट था जो उसे जनरल किन द्वारा प्रदान किया गया था। वहां कई लियांग चांदी के सिक्के भी थे जो उसे लियू मिंगजी और ली डेयू ने दिए थे। इसके अलावा ये कियाओशिंग थंडर बॉक्सिंग का एक पैम्फलेट था जो उन्हें नेता हुआ ने दिया था, लेकिन ये पहले से ही वहां मौजूद है। उसके बाद कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे वह खंजर जो उसने पहले इस्तेमाल किया था, कुछ कपड़े जो उसने उस स्थान पर अस्थायी रूप से खरीदे थे और यहाँ तक कि कुछ भोजन भी। यह क्या है? हुआन फैंग ने अपने सामने एक पैम्फलेट तैरते हुए देखा। तब हुआन फैंग को याद आया कि उन्होंने इसे पहले भिक्षु कोंगमिंग से प्राप्त किया था, लेकिन उनके पास इसे देखने का समय नहीं था। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 465 नकद जमा बॉक्स समारोह का उद्घाटन। शेर दहाड़ कौशल। हुआन फैंग ने ब्रोशर पर 3 बड़े पात्रों को देखा और उन्हें लापरवाही से देखा।
यदि आपने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो ये शेर धारने का कौशल कुंफू है जिसका उपयोग कोनगमिंग ने तब किया था जब उसने अचानक शराब पी ली थी। उस समय उसने सोचा कि दूसरा पक्ष लापरवाही से नहीं चिल्लाया। अब ऐसा लग रहा है कि ये वाकई कुंफू है। हुआंग फैंग शेर की धार कौशल का बड़ा नाम भी जानते हैं। वो मार्शल आर्ट में भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि यह शाओलिन के 72 अद्वितीय कौशलों में से एक है। हालांकि यह उत्तरी नरक की तरह सुपर मार्शल आर्ट नहीं है, यह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी में रैंक कर सकता है। इसके अलावा सामान्य छिपे हुए हथियारों की तुलना में शेर की धार कौशल को रोकना अधिक कठिन है। आखिरकार छुपे हुए हथियारों, यहां तक कि बंदूक के उपयोग का एक निश्चित मार्ग है। इसलिए हुआंग फैंग ने पहले आसानी से कोंगमिंग के सामने बाई बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ऐसे गुरु के लिए बंदूक सर्वशक्तिमान नहीं होती है। केवल अंतिम गुप्त हमले के मामले में ही इसका उपयोग किया जा सकता है, और उस स्थिति में भी कोंगमिंग को अपने कमजोर बिंदुओं से बचने की भावना है। और शेर की धारने की कला अलग है, कोई संकेत नहीं है। हुआंग फैंग उस समय तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। ये देखा जा सकता है कि कौशल अचानक है, इसलिए एक चीज को चुनते समय हुआंग फैंग को ज्यादा संकोच नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने शेर की धारने की इस कुशलता को चुनने का फैसला किया। फिर हुआंग फैंग ने सब कुछ देखा। उस स्थान से जो कुछ उसने प्राप्त किया था वो उसके चेहरे से गायब हो गया। हुआंग फैंग आश्चर्यचकित नहीं थे, आखिरकार उसे पहले भी एक अनुभव था। हालांकि हुआंग फैंग आश्चर्यचकित थे कि अन्य सभी चीजें गायब होने के बाद 5000 लियांग चांदी का नोट गायब नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश की एक चमक उत्सर्जित हुई, फिर धीरे धीरे बिस्तर के बगल में भंडारण बॉक्स में उड़ गई और फिर गायब हो गई। भंडारण बॉक्स की सतह मानो भंडारण बॉक्स द्वारा निगल ली गई हो। क्या बात है? हुआंग फैंग कुछ संदेह के साथ भंडारण बॉक्स को देखता है। बाकी सब कुछ सामान्य रूप से गायब हो जाता है। चांदी का टिकट भंडारण बॉक्स में क्यों उड़ रहा है? हुआंग फैंग ने भंडारण बॉक्स को अपनी बाहों में पकड़ रखा है और भंडारण बॉक्स के शीर्ष पर छोटे अक्षरों की एक पंक्ति तैरती हुई देखता है। छोटे छोटे पात्रों की कतार चमकती रहती है, जो हुआंग फैंग की याद दिलाती है। जब जमा बॉक्स का कार्य चालू होता है तो प्रत्येक स्थान के सिक्कों को वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए स्थान पर कब्जा किए बिना भंडारण बॉक्स में संग्रहित किया जा सकता है। जब भंडारण बॉक्स आसपास नहीं होता है तो इसे भी संचालित किया जा सकता है। ये प्रदर्शित होता है चीनी सिक्कों के रूप में, और सिक्कों के किसी भी रूप को बाहर निकालते समय चुना जा सकता है। छोटे पात्रों की इस पंक्ति को देखकर हुआंग फैंग को जल्द ही इसका अर्थ समझ में आ गया। अब से ये भंडारण बॉक्स न केवल सभी प्रकार की वस्तुओं को बल्कि सभी प्रकार के सिक्कों को भी संग्रहित कर सकता है। अभी इसमें 5000 का लियांग चांदी का नोट रखा हुआ था। हालांकि प्रवेश करने के बाद ये चांदी का नोट नहीं होगा, बल्कि चीनी सिक्के होंगे जो पृथ्वी पर उपयोग किए जा सकते हैं। हुआंग फैंग भंडारण बॉक्स खोलता है और देखता है कि वहां न केवल कई चीजें हैं जो उसने पहले रखी थी, बल्कि एक संख्या भी थी, 25 लाख। ऐसा लगता है कि स्टोरेज बॉक्स ने नए चांदी के नोट को सीधे चीनी मुद्रा में बदल दिया है। इसकी कीमत 1 से 500 होनी चाहिए। चांदी अभी भी मूल्यवान है। हुआंग फैंग ने संख्या को देखा और सोचा। भंडारण बॉक्स के विनिमय अनुपात के अनुसार 1 या 2 चांदी के सिक्कों को 500 चीनी सिक्कों में बदला जा सकता है। मूल रूप से हुआंग फैंग ने सोचा कि उन सिक्कों को अन्य स्थानों पर रखना बेकार है। आखिरकार जब वो दूसरे स्थान से वापस आया तो वो केवल एक चीज अपने साथ लाने का विकल्प चुन सका। आमतौर पर बोलते हुए वो पैसे का चयन नहीं करेगा, लेकिन जमा बॉक्स के कार्य के साथ जो पैसा खुद को किसी अन्य स्थान पर प्राप्त होता है वो बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद हुआंग फैंग ने अपने द्वारा बचाए गए पैसे को निकालने की कोशिश की। निश्चित रूप से उसके हाथ में लाल कागज के पैसे का ढेर दिखाई दिया और भंडारण बॉक्स पर संख्या तदनुसार बदल गई। हुआंग फैंग के हाथ लगने के बाद वे सिक्के फिर से गायब हो गए और भंडारण बॉक्स में प्रवेश कर गए। इन्हें स्टोर करना या लेना बहुत सुविधाजनक होता है। कोई दिलचस्पी नहीं है, बाकी लोग बुरे नहीं है, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। इस फंक्शन के साथ जब मैं अन्य स्थानों पर जाऊंगा तो मुझे पहले की तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं लियू मिंगजी और ली डेयू से नहीं मिला होता तो हुआंग फैंग को नहीं पता होता कि बिना पैसे के अपने रात्रिभोज और आवास की समस्या को कैसे हल किया जाए। मुझे नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। क्या लियू मिंगजी और ली डेयू ठीक होंगे? वे 2 लोग इतने बुरे हैं कि उन्होंने युद्ध के मैदान में जाने की हिम्मत की। यह हत्या है। हुआंग फैंग ने किंगफेई और तियानजो देशों के बारे में सोचा, लेकिन भले ही वो लियू मिंगजी के बारे में चिंतित था, फिर भी वो अब वहां नहीं जा सकता था। अगली सुबह जब हुआंग फैंग और बाई जियाओ एक साथ खाना खा रहे थे तो बाई जियाओ ने लापरवाही से पूछा। पिछली रात हुआंग फैंग के कमरे में असामान्य शोर से हुआंग फैंग चौंक गया था। उसने सोचा कि दूसरे पक्ष को कुछ संदेह है। हालांकि बाई जियाओ द्वारा पूछे जाने पर उसे राहत मिली। खाने के बाद हुआंग फैंग कंपनी में नहीं गए, बल्कि ली बिंग्यू को लेने गए। उसे इन दिनों कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, बस ली बिंग्यू के साथ जाना होगा। हम सुबह क्या करते हैं? ली बिंग्यू से मिलने के बाद हुआंग फैंग ने पूछा। आज की ली बिंग्यू ने सफेद लेस वाली पोशाक पहनी हुई है। पूरा व्यक्तित्व अमर दिखता है। उनके खूबसूरत चेहरे पर चौड़े धूप का चश्मा पहना हुआ है जो चमकदार आंखों को अवरुद्ध कर रहा है। हम सुबह एक विज्ञापन लेने जा रहे हैं। ली बिंग्यू कार पर चढ़ गई और कहा कि वो अभी भी सहायक थी जो उनका पीछा कर रही थी। हिलर, हुआंग फैंग की स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं है। उसके बाद हुआंग फैंग नियत स्थान पर चले गए जहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। ली बिंग्यू के अनुसार ली बिंग्यू अकेले नहीं है जो इस बार विज्ञापन के प्रभारी है। सो यूमो और जी मिंगजियाओ ने एक अभिनेता को भी आमंत्रित किया। हालांकि अभिनेता की प्रसिद्धि ली बिंग्यून या कंपनी के प्रवक्ता जितनी बड़ी नहीं है, इसलिए वो रिसेप्शन के प्रभारी नहीं है। ये सु यूमो और जी मिंगजियाओ है। इस अभिनेता के लिए हुआंग फैंग ने उसे कभी नहीं देखा है। वो नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है या उसकी अभिनय क्षमता कैसी है। हालांकि वो अब कम से कम एक बात जानता है, वो ये है कि उसके पास एक बड़ी शेल्फ है, क्योंकि नियत समय बीत चुका है और वो अभी तक सामने नहीं आया है। इस आदमी का मामला क्या है? यह अभी तक सामने क्यों नहीं आया?
हुआंग फेंग ने अपने बगल वाले तियानजियाओ समूह के उप विभाग प्रबंधक से पूछा। जी मेंगजियाओ ने चीजों के समन्वय की व्यवस्था की। आखिरकार यह विज्ञापन उनकी कंपनी के लिए बनाया गया था, इसलिए समन्वय में कोई तो होगा। हालांकि हुआंग फेंग भी आए। जी मेंगजियाओ और सु युमो की नजर में उनकी बड़ी भूमिका ली बिंगयुन का साथ देने की थी। मुझे नहीं पता, मैंने अभी फोन किया था। दूसरे पक्ष ने कहा कि वो रास्ते में है। उस विभाग के उप प्रबंधक ने कहा कि हालांकि हुआंग फेंग और वो एक ही विभाग में या उनके नेतृत्व में नहीं है, वो जानते हैं कि सु युमो और जी मेंगजियाओ हुआंग फेंग को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे हुआंग फेंग को चेहरा देने की हिम्मत नहीं करते हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 466 तृतीय श्रेणी सितारे। नतीजतन जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वो रास्ते में है और आने वाला है, उसने हुआंग फेंग को अगले आधे घंटे तक इंतजार कराया। हुआंग फेंग और ली बिंगयुन दोनों असंतुष्ट है। आखिरकार ली बिंगयू दूसरी पार्टी से अधिक प्रसिद्ध है, परिणाम स्वरूप वो घटनास्थल पर जल्दी पहुंच गया, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत देर से पहुंचा। ये सिर्फ इतना है कि हुआंग फेंग और ली बिंगयुन को यह उम्मीद नहीं थी कि दिवंगत व्यक्ति उनसे नाराज भी होगा। तियानजियाओ समूह के साथ क्या मामला है? यह ऐसी जगह पर कैसे शूटिंग कर सकता है? सड़क पर चलना बहुत कठिन है। जो कार मुझे मिलती है वो वास्तव में 3 लाख युआन से अधिक की एक पुरानी कार है। इससे भी अधिक, शूटिंग इतनी जल्दी है कि लोग ठीक से सो नहीं पाते। एक आदमी जो एक बहन आदमी की तरह दिखता है, हुआंग फेंग और अन्य लोगों के पास जाता है और उसी समय शिकायत करता है। जब वो हुआंग फेंग और अन्य लोगों के पास पहुंचता है तो वो हुआंग फेंग के कुछ भी कहने का इंतजार नहीं करता है। वो आग्रह करता है, अगर आप तस्वीरें लेना चाहते हैं तो जल्दी करें, मैं अभी भी जल्दी में हूँ, ये केवल 30 मिनट है, मेरे समय में देरी न करें, आप मेरे काम में देरी नहीं कर सकते। हुआंग फेंग की भौहें और गहरी हो गई हैं। क्या इस आदमी को मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या है? तो वह अपने बगल वाले विभाग के डिप्टी मैनेजर की ओर देखता है और कहता है, हमारी कंपनी गोली मारने के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश में है, यह निर्णय किसने लिया? अरे, बात करने से आपका क्या मतलब है? आप ऐसे व्यक्ति को शूट करने के लिए क्यों कहते हैं? यह आपकी कंपनी के लिए सम्मान की बात है कि हम आपसे इतना छोटा विज्ञापन शूट करने का वादा कर सकते हैं। इससे पहले कि युवक बोलता, उसके बगल में एक सहायक बोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। कहने का मतलब है, टीवी फिल्में बनाने के लिए और भी लोग हमें तलाश रहे हैं, इस विज्ञापन को बनाने में सक्षम होने के लिए चेहरा ही काफी है, युवक के दूसरे सहायक ने कहा। इस युवक के लिए कई सहायक हैं, जिनमें 7 या 8 लोग शामिल हैं, कुछ छतरियों के साथ, कुछ चाय के कप के साथ, कुछ मजार के साथ, आदि। लाइनअप वास्तव में बहुत बड़ा है। हालांकि वह युवक कुछ नहीं बोला, लेकिन घृणा की दृष्टि से वही खड़ा रहा। जाहिर है, उनका इरादा अपने सहायक की बात को नकारने का नहीं था। हुआंग फेंग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस विभाग के उप प्रबंधक को देखता रहा। उप प्रबंधक ने कहा, ऐसा लगता है कि किसी ने इसकी सिफारिश की थी और फिर राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया। जी मेंगजियाओ के पास ऐसी दृष्टि है। हुआंग फेंग ने स्पष्ट रूप से कहा, आपका क्या मतलब है? मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सहायक ने हुआंग फेंग की ओर देखा और उस पर ध्यान नहीं दिया। वह थोड़ा नाराज था। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि लगभग 1 घंटे देर से आने और हम में से इतने सारे लोगों को इतने लंबे समय तक आपका इंतजार करने से आपका क्या मतलब है? हुआंग फेंग ने पूछा। आप कौन है? क्या आप बाद में मर जाएंगे? सहायक का बिल्कुल भी डरने का इरादा नहीं था। चाहे हम फिल्म बनाने के लिए कहीं भी जाएं, दूसरों को हमारे लिए इंतजार करना होगा। क्या आप जानते हैं कि हम कितने लोकप्रिय हैं? हम अपनी कंपनी के लिए बोलना है, विज्ञापन लेना है, आपकी कंपनी की बिक्री पता नहीं कितनी बढ़ जाए। सहायक स्पष्ट रूप से डींगे हाँक रहा है। हालांकि वह युवक भी एक स्टार है, वह ली बिंगयुन से बहुत पीछे केवल तीसरी श्रेणी का स्टार है। जब वह टीवी और फिल्मों की शूटिंग के लिए दूसरे स्टूडियो में जाते हैं तो देर करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन आज वे बहादुर हैं, क्योंकि यह तियानजियाओ समूह केवल एक निजी कंपनी है और अब वे मांग में है। उनके उत्पाद सभी महिलाओं के लिए हैं और यह युवा बहन चेहरा महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है, खासकर युवा महिलाओं के बीच। इसलिए यह उनका स्वभाव है और वे इस तरह की भूमिका निभाने का साहस करते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या पसंद करते हैं, लेकिन अब जब आपने हमें 1 घंटे के लिए विलंबित कर दिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप हमें कैसे मुआवजा दे सकते हैं। हुआंग फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, मुआवजा क्या है? क्या आप तस्वीरें लेना चाहते हैं या नहीं? अगर आप तस्वीरें नहीं लेंगे तो हम चले जाएंगे। युवक ने कहा कि हालांकि वह प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसका मनोबल ऊंचा है। उन्हें संगीत बजाने का मौका कम ही मिलता है। आज उसे ऐसा मौका नहीं मिल सकता। वह इसे कैसे चूक सकता है? ठीक है, अब जब हम सब यहाँ हैं तो चलो जल्दी से शूटिंग करें। इतने में डायरेक्टर आए और बोले। हालांकि हुआंग फेंग परेशान था, वह उस बहन के साथ शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए वह सहमत हो गया। वास्तव में सिसी इस विज्ञापन को शूट करने के लिए तैयार थी, किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ली बिंगयुन एक प्रथम श्रेणी स्टार की शूटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ एक बड़ी सुंदरता थी। ली बिंगयुन की प्रसिद्धि इस युवक से कहीं ज्यादा बड़ी है। स्वाभाविक तौर पर यह युवक अपने साथी के साथ शूटिंग करना चाहता है। ऐसे में विज्ञापन प्रसारित होने के बाद उनकी प्रसिद्धि को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा कोई पुरुष इतनी खूबसूरत महिला के साथ विज्ञापन शूट करने से इनकार नहीं करेगा। हालांकि ली बिंगयुन भी उस आदमी से असंतुष्ट है जो जानबूझकर देर से आता है और अपना समय विलंबित करता है। उसकी अच्छी पेशेवर नैतिकता उसे कोई आपत्ति नहीं उठाने देती है। हालांकि अप्रत्याशित स्थिति अभी भी सामने आई। जब विज्ञापन बनाया गया था तो विज्ञापन की सामग्री तियानजियाओ समूह की नई आहार गोलियों के लिए थी। विज्ञापन में हीरो ने हीरोइन को गले लगाया, यानी कि बहन ने ली बिंगयुन के कंधे को गले लगाया, जो कुछ भी नहीं था, लेकिन युवक निजी रहना चाहता था क्योंकि स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ली बिंगयुन उसके पीछे खड़ी हो गई, उससे चिपक गई और उसके पेट को गले लगा लिया। मुख्य बात यह है कि वह बिना किसी अभिवादन के शुरुआत करना चाहता है। सौभाग्य से ली बिंगयुन सतर्क है। जैसे ही दूसरे पक्ष का हाथ उस पर रखने के लिए तैयार होता है, वह समय पर उसे ढूंढ लेती है और छिपा देती है। आप क्या कर रहे हो?
ली बिंगयुन ने एक दूसरे को उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह शूट करना बेहतर है। आपकी बहन कंधे उचकाती है और बिना किसी परवाह के कहती है, ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है और मैं इस तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं करूंगा। ली बिंगयुन ने कहा कि जब उसने ये कहा तो उसने हुआन फैंग की ओर देखा और जाहिर तौर पर चाहती थी कि वह कुछ कहे। हुआन फैंग भी बहुत परेशान है। वह मूर्ख नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह देख सकता है कि यह बहन ली बिंगयुन का फायदा उठाना चाहती है। ये बच्चा वाकई बहादुर है। वह इतना खुला गुंडागर्दी करने का साहस करता है। हमने अन्य ग्राहकों से धन एकत्र किया है। बेशक हमें ग्राहकों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप ग्राहकों के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। महिला ने सकारात्मक चेहरे के साथ कहा, ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से काम के लिए है, लेकिन जो आंखें हमेशा ली बिंगयुन के शरीर के चारों ओर देखना पसंद करती हैं, उसने उसकी असली प्रकृति को उजागर कर दिया। हमारी कंपनी के हित में आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट लिखते ही उसे शूट कर लें। हुआन फैंग ने आकर कहा, 467 आप हीरो हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हो। तुम कहां बात कर सकते हो? युवक ने हुआन फैंग की छाती की ओर इशारा किया और तिरस्कार पूर्वक कहा। पहले वह हुआन फैंग की पहचान नहीं जानता था। तभी उन्होंने अपने सहायक से उनसे पूछने को कहा। उन्होंने पाया कि हुआन फैंग केवल एक सुरक्षा गार्ड था, यहां तक कि एक सुरक्षा प्रबंधक भी था जो अभी भी एक सुरक्षा गार्ड था। एक सुरक्षा गार्ड ने उसके सामने उंगली उठाने की हिम्मत की। जाहिर है ये लोकप्रिय युवा महिला इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुआन फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे साथ ऐसा मत करो, अन्यथा मैं वादा करता हूं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। अफसोस, मैं बहुत डरा हुआ हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या ना मानो, मैंने तुम्हारे बॉस को तुम्हें खोलने दिया है। जब वह यहां आना चाहता है तो तियानजियाओ समूह शूटिंग करना चाहता है अपने लिए विज्ञापन, यानी खुद से मदद मांगना और दूसरे पक्ष से खुद से अभद्रता से बात करने वाले सुरक्षा गार्ड को बर्खास्त करने के लिए कहना, जो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इससे पहले कि उसके चेहरे पर लंबे समय तक गर्व का भाव प्रकट होता, वह चिल्लाया, जाने दो, जाने दो। मेरी उंगली टूटने वाली है, मुझे जाने दो। हालांकि हुआन फैंग ने आसानी से दूसरे पक्ष की बेचैन उंगली को उस स्तर तक मोड़ दिया जिसे दूसरा पक्ष स्वीकार नहीं कर सका। दूसरे पक्ष को चिल्लाते देखकर हुआन फैंग का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। क्या कर रहे हो? जाने दो और मार डालो। बहन सहायक ने देखा कि उसके मालिक को नुकसान हुआ है और वह तुरंत मदद के लिए आई। हालांकि वे हुआन फैंग के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? वे हुआन फैंग जितने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए अगर ये लोग एक साथ ऊपर गए तो भी वे अपने मालिक को हुआन फैंग के हाथों से नहीं बचा सके। घटनास्थल पर क्योंकि इन सहायकों की चीखें अव्यवस्थित और अव्यवस्थित हैं, एक छोटी सी फिल्म बनाने वाले निर्देशक भी बड़ी चिंता की स्थिति में हैं। उनका मूलतः अभिप्राय ये था कि वह एक छोटी सी जगह में नहीं रह सकते। अब वह जो कहना चाहते हैं वह कोई नहीं सुनता। इस समय बहन ने अंततः बात करना बंद कर दिया। उसे लगा कि उसकी उंगली टूटने वाली है। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह हुआन फैंग के हाथ से छुटकारा नहीं पा सका। इसलिए उसने जल्द ही दया की भीख मांगी, जिससे उसके आसपास के लोगों को घृणा होने लगी। भाई हीरो, मैं गलत हूँ। मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए सर। मैं आपको अंकल कहता हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए, बहन ने दयनीयता से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी रो सकती है। हुआन फैंग ने उस युवक की ओर देखा जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, भौहें चढ़ गईं और फिर उसे जाने दिया। वह जल्दी से कुछ कदमों के लिए हुआन फैंग से पीछे हट गया। उसे डर था कि हुआन फैंग उस पर हमला करेगा। आपकी कंपनी का क्या मामला है? हम अपने कलाकारों को कैसे हरा सकते हैं? आप अवैध हैं। यदि आप हमें हिसाब नहीं देंगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे और अदालत में जाकर आप पर मुकदमा करेंगे। ये देखकर उसके मालिक परिवार खतरे से बाहर है। सहायकों ने फिर छलांग लगाई और विभाग के उपप्रबंधक को इशारा किया। उस विभाग के उपप्रबंधक असहाय हैं। हुआन फैंग की स्थिति उनसे ऊंची है और वह ये भी जानते हैं कि हुआन फैंग के दो मालिकों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, एक सुरक्षा गार्ड के रूप में सरल होने से बहुत दूर, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी अपमान करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये बहन भी कंपनी द्वारा आमंत्रित एक मनोरंजन करता है जो यहाँ विज्ञापनों की शूटिंग के लिए आई है। उसे अपमानित करना आसान नहीं है, अन्यथा कंपनी के घाटे के लिए वह जिम्मेदार होंगे। तुम बहुत क्रूर हो। मैं इस विज्ञापन की शूटिंग नहीं करूंगा। इसके अलावा यह मत सोचो कि मैं इसे आसानी से भूल जाऊंगा। मेरा इंतजार करो। बहन ने देखा कि उसके सामने कई सहायक थे और वह फिर उठ खड़ी हुई। ये देखकर कि हुआन फैंग ने उसे फिर से बुरी तरह देखा, वह अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। फिर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने एक ठंडी सांस ली और अपने सहायक को अपने साथ ले गई। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उस विभाग के उपप्रबंधक ने दूसरे पक्ष के प्रस्थान के पीछे देखा और कहा कि वह घाटे में है। वह दूसरे पक्ष पर चिल्लाना बहुत चाहता था। हालांकि ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष कम से कम आज तो पीछे नहीं हटेगा। अनुमान है कि जब तक उनकी कंपनी मुआवजा नहीं देगी तब तक वह शूटिंग जारी रखेंगे। इसके अलावा हुआन फैंग की शक्ल को देखते हुए वह दूसरी पार्टी को दोबारा वापस आते नहीं देखना चाहता। हुआन फैंग को ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। निस्संदेह उसे दूसरे पक्ष के प्रति अपने व्यवहार पर कोई पछतावा नहीं था। ऐसे व्यक्ति को बस एक छोटी सी सजा पहले ही सस्ती मिल चुकी है। ये सिर्फ इतना है कि आप कोई अभिनेता नहीं है, विज्ञापन नहीं चल सकता है, जिससे कई लोगों और समय की देरी होगी, जिससे बहुत असुविधा होगी। ये ठीक है, मेरे पास वैसे भी बहुत समय है, मैं जल्दी में नहीं हूँ। ली बिंगयुन ने आगे आकर कहा कि अगर उनका पहले पूरा शेड्यूल था तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका असर उनके बाद के शेड्यूल पर पड़ेगा। हालांकि वह आज के मामलों को लेकर नाराज नहीं होंगी। अगर वह अगले कुछ दिनों में कुछ भी योजना नहीं बनाती है तो वह हुआन फैंग को दोष नहीं देगी। आखिरकार हुआन फैंग ने ऐसा अपने कारणों से किया। इसके अलावा ऐसा करने वाला व्यक्ति हुआन फैंग था जो उसके लिए खास था।
वह ऐसा कैसे कर सकती है, शायद इसे दोष दें। हुआंग फेंग ने ली बिंगयुन की ओर सिर हिलाया और कहा, इस मामले को अभी भी निपटाया जाना बाकी है और विज्ञापन की शूटिंग अभी बाकी है। मैं देखूंगा कि कंपनी के लिए कोई उम्मीदवार है या नहीं। मुझे बैकअप कहां मिल सकता है। हुआंग फेंग द्वारा जी मिंगजियाओ को फोन करने और इस जगह के बारे में कुछ कहने के बाद जी मिंगजियाओ ने फोन पर जोर से कहा। हालांकि कहानी समझने के बाद वह हुआंग फेंग से नाराज नहीं हुई। वह एक महिला थी और उस चीज से नफरत करती थी जो महिलाओं का फायदा उठाती थी। इसके अलावा ली बिंगयुन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। स्वाभाविक रूप से वह ली बिंग को बादल से पीड़ित होते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसके बारे में क्या? हुआंग फेंग ने पूछा। उन्हें सिरदर्द भी था। हालांकि उन्हें वह बहन पसंद नहीं थी। विज्ञापन को शूट किया जाना चाहिए। भले ही ली बिंगयुन को परवाह न हो, वह इंतजार कर सकता था। लेकिन ऐसे अन्य लोग भी हैं जो हमेशा दूसरों का समय विलंबित नहीं कर सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस परेशानी के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसे सुझाने के लिए आप जिम्मेदार हैं, जी मिंगजियाओ ने बेरहमी से कहा और फिर हुआंग फेंग ने जो भी कहा सीधे फोन काट दिया। हेलो हेलो, हुआंग फेंग ने निःशब्द होकर फोन की ओर देखा। जी मिंगजियाओ जिम्मेदार नहीं है। वह इससे कैसे निपट सकता है? मैं सिर्फ एक सुरक्षा प्रबंधक हूं और मैं यह नहीं चुन सकता कि कंपनी के बजाय किस तरह का व्यक्ति विज्ञापन शूट करेगा। आखिरकार मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि विज्ञापन शुल्क कितना है। उसको नहीं मालूम। क्या बात है? राष्ट्रपति जी ने क्या कहा? ली बिंगयुन पूछने आए। उसने मुझे इसे स्वयं हल करने दिया, हुआंग फेंग ने कहा। आह, क्या आप प्रमुख अभिनेता बनना चाहते हैं? ली बिंगयुन गलत है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 468 इसे आजमाएं। आह, आप क्या कहते हैं? हुआंग फेंग ली बिंगयुन के शब्दों से भ्रमित है। क्या आपने नहीं कहा कि आपने इसे स्वयं हल किया? व्यक्तिगत रूप से नहीं। ली बिंगयुन ने हुआंग फेंग को संदेह से देखा और कहा, मैं अभिनेता नहीं हूँ। विज्ञापन क्या है? हुआंग ने कहा, मेरा मतलब है, राष्ट्रपति जी ने मुझसे ये तय करने के लिए कहा कि किस अभिनेता का उपयोग करना है और मुझे स्वयं सही अभिनेता ढूंढने दें। ये सही है। ली बिंगयुन को एहसास हुआ कि वह बीच में आना चाहती थी और वह शर्मिंदा थी। हालांकि उसने बड़बड़ाते हुए कहा, वास्तव में तुम बुरे नहीं हो। हुआंग फेंग एक अभिनेता नहीं है, लेकिन वह न तो हंस सकता है और न ही रो सकता है। लेकिन अभिनेता को किसकी तलाश करनी चाहिए? मैं इन लोगों से परिचित नहीं हूँ। इसके अलावा मैं समय में देरी नहीं कर सकता और दूसरों को घटनास्थल पर तुरंत बचाव के लिए आने नहीं दे सकता। मुझमें ऐसी क्षमता नहीं दिखती। हुआंग फेंग को और भी अधिक चिंता इस बात की है कि इस समय छोटा निर्देशक उनसे पूछने आया था। आज का विज्ञापन नहीं बनाया जा सकता। अगर नहीं बन सका तो सबसे पहले वह चला जाएगा। उसके पास और भी चीजें हैं। इसके अलावा छोटे निर्देशक ने तियानजियाओ समूह से वादा किया कि केवल आखिरी 2 दिन है। 2 दिन बाद उनके पास अन्य नौकरियां थीं, जिससे हुआंग फेंग और भी अधिक उदास हो गया। नहीं तो क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? इस समय ली बिंगयुन हुआंग फेंग के पक्ष में आई और अपने चेहरे पर कुछ चिढ़ाने वाले अर्थ के साथ कहा। वो जानती थी कि हुआंग फेंग मुसीबत में है। तियानजियाओ समूह के 2 मालिकों के पास इस समय अन्य चीजें थी। उन्होंने दुकानदार से हाथ मिलाना शुरू कर दिया और सब कुछ हुआंग फेंग पर था। यहाँ तक कि विभाग के उप प्रबंधक, जो ऑन साइट मामलों के लिए जिम्मेदार थे, को भी अब हुआंग फेंग की बात माननी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, मैं यह विज्ञापन नहीं कर सकता। हुआंग फेंग ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और उससे लोगों को मारने के लिए कहा। भले ही इससे लोगों की जान जा रही हो, कोई समस्या नहीं थी। हालांकि अगर वो विज्ञापन शूट करना चाहते थे तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैनेजर हुआंग, मुझे नहीं लगता कि मिस ली के सुझाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैनेजर हुआंग की बाहरी स्थितियां भी अच्छी हैं। इसके अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। आप मैनेजर हुआंग को क्यों नहीं आजमाते? इस समय उस विभाग के उप प्रबंधक भी हुआंग फेंग से कहने आए। दरअसल उनके पास ऐसा कोई विचार नहीं था। इसके अलावा जी मिंगजियाओ ने हुआंग फेंग को पहले सच नहीं बताया था। हालांकि उसने उससे कहा कि हुआंग फेंग को इसे स्वयं हल करने दे। आखिरकार ये कंपनी के नए उत्पादों से संबंधित है। हुआंग फेंग के बारे में जी मिंगजियाओ की धारणा बहुत अच्छी नहीं है और वो नहीं सोचती कि एक छोटा सुरक्षा गार्ड जो किसी को नहीं जानता है वो इसे हल कर सकता है। इसलिए फोन रखने के बाद उसने आपातकालीन योजना शुरू की और किसी और को ढूंढ लिया। अभी जी मिंगजियाओ ने विभाग के उप प्रबंधक को फोन किया, ये उम्मीद करते हुए कि वो स्थिति को स्थिर कर सकते हैं और सभी पक्षों के समय का समन्वय कर सकते हैं। आखिरकार भले ही जी मिंगजियाओ को अन्य उम्मीदवार मिल गए हो, आज कोई और यहाँ नहीं हो सकता। फोन का उत्तर देते समय विभाग के उप प्रबंधक को पता नहीं था कि क्या सोचना है। उसने अपने मुंह से कुछ कहा जो ली बिंगयुन ने अभी कहा था, लेकिन जब जी मिंगजियाओ ने इसे सुना तो वो हिल गई। उसने नहीं सोचा था कि हुआंग फेंग वास्तव में उपयुक्त था। उनकी राय में हुआंग फेंग एक सेक्स भेड़िया था। यह विज्ञापन के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है? जी मिंगजियाओ का दिल द्रवित हो गया, क्योंकि वैसे भी आज कोई और चीज नहीं है और निर्देशक का पैसा भी देना है। इसलिए बेहतर है कि हुआंग फेंग को प्रयास करने दिया जाए। वास्तव में यह न सोचे कि यह किया जा सकता है, बल्कि हुआंग फेंग को शर्मिंदा महसूस कराए और उसे बदसूरत बनाए। इसलिए इस विभाग के उप प्रबंधक ने ऐसा कहा। भाई हुआंग, आप देखिए, मैं अकेला नहीं हूं जो सोचता है कि आप सही हैं। ली बिंगयुन ने अपना मुंह ढंक लिया और मुस्कुराते हुए कहा। वो हुआंग फेंग पर नहीं हंसी। उसने बस यही सोचा कि यह मजेदार था। और उस डिप्टी मैनेजर ने झूठ नहीं बोला। हालांकि हुआंग फेंग की शक्ल से यह नहीं कहा जा सकता कि वो कितना सुंदर है। आखिरकार वो कुछ समय से आंतरिक शक्ति और जादू का अभ्यास कर रहा है। इन चीजों का अभ्यास करने से उसका पूरा स्वभाव बदल सकता है। इसके अलावा जब उन्होंने खिजिदान लिया तो इससे उनका स्वभाव भी बदल गया। इसलिए हुआंग फेंग की उपस्थिति अब ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन उनका स्वभाव कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, विशेष रूप से उच्च दृष्टि वाली उन महिलाओं का ध्यान जो अब पुरुषों की उपस्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि एक दूसरे के स्वभाव पर अधिक ध्यान देते हैं। क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? हुआंग फेंग ने बिना शब्दों के कहा। मिस्टर हुआंग, हम भी यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं।
आप कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि आपकी स्थितियां अभी की तुलना में बदतर हैं। इस समय वह निर्देशक जिसने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी, वास्तव में मनोरंजन में शामिल होने के लिए आया था। उन्होंने पहले भी एक फिल्म बनाई थी और उनका नजरिया बुरा नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह देख सकता था कि हुआंग फैंग का आंतरिक भाग अभी उस बहिन से बहुत दूर था। एक के बाद एक हुआंग फैंग जब लोगों को देखता है तो अवाक रह जाता है। आओ कोशिश करें कि मांस का एक टुकड़ा भी न खोए। ली बिंगयू ने हुआंग फैंग को खींचा और कहा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि घटनास्थल पर अन्य लोग भी थे, इसलिए उसने जल्दी से हुआंग फैंग की बांह को छोड़ दिया। हालांकि वो अभी भी हुआंग फैंग को मना रही थी। उनकी राय में आज का काम निश्चित रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए तस्वीरें लेना और हुआंग फैंग के साथ खेलना बेहतर है। हुआंग फैंग को ली बिंगयू ने उलझा दिया था, इसलिए उन्हें सहमत होना पड़ा। हालांकि उन्होंने कई अन्य लोगों से बेचैनी से कहा, मैं इसे बाद में गोली मार दूंगा, गुस्सा मत होइए। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। उस विभाग के निदेशक और उप प्रबंधक ने जल्दबाजी में गारंटी दी कि हुआंग फैंग ने उस पद को सिर्फ एक बहन के रूप में माना है। उन दोनों ने इसे अपनी आंखों से देखा, इसलिए वे खुद को असहज नहीं पाएंगे। उनमें साहस नहीं था। इसे क्या कहते हैं? हुआंग फैंग को ली बिंगयून द्वारा मेकअप करने के लिए लिया गया है। उसके मन में कोई शब्द नहीं है और वह सोचता है कि वह एक ड्राइवर और अंगरक्षक है। वह अचानक विज्ञापनदाता कैसे बन गए? हालांकि चूंकि वह पहले ही सहमत हो चुका है और आज उसे कोई और नहीं मिल रहा है, हुआंग फैंग सोचता है कि उसके लिए प्रयास करना कुछ भी नहीं है। आइए ली बिंगयून के साथ खेलें। हुआंग फैंग का दिमाग पहले ही समझ चुका है। तस्वीर को नष्ट करने के बाद वह मदद के लिए सु यूमो के पास जाएगा। वह किसी को नहीं जानता। सु यूमो को कुछ लोगों को अवश्य जानना चाहिए। इसके अलावा वह एक सार्वजनिक अधिकारी है। कंपनी के उपाध्यक्ष को स्पष्ट रूप से यह निर्णय लेने का अधिकार है कि इस विज्ञापन को बनाने के लिए किसे देखना है। मेकअप का समय बहुत लंबा नहीं है। यह 10 मिनट से भी कम समय में पूरा हो गया। हुआंग फैंग ने कोई जटिल मेकअप नहीं किया। इसके बाद उन्हें डायरेक्टर ने शूटिंग वाली जगह पर बुलाया। बाद में हुआंग फैंग को दुख हुआ कि वह उन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से नहीं डरेंगे और उन गोलियों के सामने घबराएंगे नहीं। हालांकि जब उसने कैमरे का लेंस देखा तो वह अनियंत्रित रूप से घबरा गया। हालांकि वह अकड़ गया था, फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या करना है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 469 परिचय। भाई हुआंग, इतना घबराओ मत, आराम करो। ली बिंगयून की सांत्वना भरी आवाज गूंज उठी। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि तनाव के कारण उनके चेहरे की मांसपेशियां नहीं बदली। हंसे, घबराए नहीं, ली बिंगयून ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फैंग उसके दिल में उसके भाई की तरह ही शक्तिशाली व्यक्ति है और वह उसकी सुरक्षा का देवता है। वह सर्वशक्तिमान है। लेकिन आज ली बिंगयून को आखिरकार पता चला कि हुआंग फैंग किसी भी चीज में अच्छा नहीं था। हुआंग फैंग अभी भी सख्त होना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि चाहे वह कुछ भी कहे, दूसरा पक्ष उस पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, अभी गोली मारो। वहां पर डायरेक्टर ने बात की है। वह न बोले तो ठीक है। जब वह बोलता है, हुआंग फैंग अधिक घबरा जाता है। भाई हुआंग, मैं लोगों को नहीं खाता। आप मुझसे इतनी दूर क्यों हैं? ली बिंगयून ने हुआंग फैंग को देखते हुए कहा, जो उससे बहुत दूर है। ली बिंगयून की बातें सुनने के बाद हुआंग फैंग आगे बढ़ता है और ली बिंगयून के करीब जाना चाहता है। हालांकि इस बार वह फिर से ली बिंगयून के बहुत करीब है। दो आदमियों की छाती एक साथ चिपकी हुई है। ली बिंगयून पीछे हटने से डरती है। हुआंग फैंग भी जानता है कि वह बहुत आगे बढ़ चुका है। वह बार बार माफी मांगते हैं। सौभाग्य से ली बिंगयून को पता है कि हुआंग फैंग का ऐसा करने का इरादा नहीं था और वह उसे दोष नहीं देता है। भाई हुआंग, वह रात इतनी खतरनाक थी कि आप डरे नहीं। जब आप विज्ञापन लेते हैं तो आप क्यों डरते हैं? वे आपके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको बस आराम करना है। ली बिंगयून ने जब देखा तो थोड़ा घबरा गया हुआंग फैंग, तो उसने उससे फुसफुसाया। हुआंग फैंग भी एक ब्लश है। अभी भी कई खतरनाक चीजें हैं जिनका उसने सामना किया है। हालांकि उन मामलों में उसे शुरुआत में अनुकूलन नहीं करना होता है, बल्कि बाद में जल्दी से अनुकूलन करना होता है, और यहाँ तक कि अधिक तनाव और भय भी नहीं होता है। आप बस सोचते हैं कि उनका अस्तित्व नहीं है। ली बिंगयून ने हुआंग फैंग से बात करना जारी रखा। मुझे कोशिश करने दो, हुआंग फैंग ने कहा कि उसके बाद उन्होंने ली बिंगयून पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आसपास के लोगों के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। एकाग्रता के मामले में हुआंग फैंग अभी भी इसमें बहुत अच्छा है। आखिरकार चाहे वह आंतरिक शक्ति का अभ्यास करे या ध्यान करे, उसे अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने और अपने आसपास की हर चीज को अनदेखा करने की जरूरत है। इसलिए इस बार हुआंग फैंग जल्दी से अपने आसपास के लोगों के अस्तित्व को भूल गया और ली बिंगयू उसकी नजर में एकमात्र व्यक्ति था। आखिरकार ली बिंगयून एक अभिनेता हैं जो अभिनय में बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी ही पता चला कि हुआंग फैंग पूरी तरह से राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे उन्हें आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। आप जानते हैं, उन प्रसिद्ध अभिनेताओं के लिए राज्य में पूरी तरह से प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, और जितना अधिक वे राज्य में प्रवेश करेंगे, प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। इसलिए ली बिंगयू आश्चर्यचकित थे कि हुआंग फैंग, जो पहली बार कैमरे का सामना कर रहे थे, इतनी जल्दी राज्य में प्रवेश करने में सक्षम थे। हालांकि उसने समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि तुरंत राज्य में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो गई। उनकी पेशेवर क्षमता पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्द अब वे पूरी तरह से राज्य में है। अच्छा, बहुत अच्छा, यही एहसास है। वहां मौजूद छोटे निर्देशक के चेहरे पर भी उत्साह भरा हुआ है। जिसने फिल्में बनाई हैं वह जानता है कि इतनी जल्दी और पूरी तरह से राज्य में पहुंचना कितना कठिन है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुरक्षा गार्ड, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, इतना शक्तिशाली हो सकता है, इतनी जल्दी राज्य में घुस जाएगा। लेकिन हुआंग फैंग और ली बिंगयून, जो पूरी तरह से दृश्य में एकीकृत हैं, ने निर्देशक की आवाज नहीं सुनी है। वे उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और अभी भी पिछली स्क्रिप्ट के अनुसार प्रदर्शन करते हैं। शूटिंग की प्रक्रिया में यह भावनात्मक या सहज हो सकता है।
हुआंग फैंग और ली बिंगयुन ने स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया, बस हुआंग फैंग ने ली बिंगयुन के कंधे को पकड़ने दिया, लेकिन ली बिंगयुन की कमर को घेर लिया। हालांकि ली बिंगयुन का इरादा मना करने का नहीं था। हुआंग फैंग और इस कार्रवाई के कारण भी उन्होंने आसानी से गोली मार दी। स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव हुए हैं, ये सिर्फ 2 लोगों का लाइव प्ले है। हालांकि निर्देशक का इरादा रुकने का नहीं था, इसके बजाय वह चेहरे पर उत्साहित था, क्योंकि उसने पाया कि 2 पुरुषों के विज्ञापन वास्तव में पिछली स्क्रिप्ट से बेहतर महसूस किए गए थे। अंत में निर्देशक की आवाज गूंजी, लेकिन ये हुआंग फैंग और ली बिंगयुन नहीं थे जिन्होंने गलतियां की। इसके उलट दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पूरा विज्ञापन दोबारा पारित हुआ और निर्देशक शूटिंग के प्रभाव से बहुत संतुष्ट थे। हुआंग फैंग और ली बिंगयुन भी अपनी कलात्मक अवधारणा से जागते हैं। वे एक दूसरे को मुस्कान और आंखों में विशेष मित्रता के साथ देखते हैं। ऐसा लगता है कि कथानक में उन्हें रिश्ते से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला है। विज्ञापन में वे प्रेमियों की भूमिका निभाते हैं। हालांकि हमेशा कुछ खलनायक ऐसे होते हैं जो अनुचित समय पर सामने आते हैं। इस समय निर्देशक को यह नहीं लग रहा है कि हुआंग फैंग और उन दोनों के बीच कोई विशेष माहौल है। वह उत्साह से उन दोनों के पास गया और कहा, बहुत अच्छा, शूटिंग प्रभाव बहुत अच्छा है और उन दोनों का प्रदर्शन वास्तव में अच्छा है। उसके बाद उसने अपना कार्ड निकाला और हुआंग फैंग को देते हुए कहा, मिस्टर हुआंग, यह मेरा कार्ड है। यदि आप किसी फिल्म या टीवी में खेलना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हुआंग फैंग ने बिना किसी संदेह के दूसरी पार्टी का बिजनेस कार्ड अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि उनका इस संबंध में कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे पहले ही सौंप दिया था, इसलिए वह इसे मना नहीं कर सके। जब हुआंग फैंग को अपना बिजनेस कार्ड मिला तो निर्देशक भी बहुत खुश हुए। वो एक छोटे निर्देशक थे, ज्यादा लोगों को नहीं जानते थे और उन्हें कोई अमीर निवेशक नहीं मिला, इसलिए वो हमेशा कुछ छोटी लागत वाली फिल्में या टीवी सेट शूट कर सकते थे। इतनी छोटी लागत औसत बड़े सितारे नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनके पास कोई अच्छा विचार नहीं था। और ली बिंगयुन ताओ के पास क्या है, और वे प्रसिद्ध अभिनेता उसकी छोटी लागत नहीं देख सकते, इसलिए वो केवल उन नौसिखियों को ही ढूंढ सकता है। इस तरह उनके अभिनय कौशल की गारंटी नहीं दी जा सकती और उनका फिल्म और टेलीविजन प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा नहीं होगा। आज जब वो हुआंग फैंग से मिले तो ये पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला था। उनकी राय में, हालांकि हुआंग फैंग पहली बार कैमरे का सामना कर रहे थे, वो इस संबंध में बहुत प्रतिभाशाली थे और इस तरह के नौसिखिए को बहुत अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा और उनकी छोटी लागत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसलिए हुआंग फैंग से मिलना असंभव था, इसलिए वो हुआंग फैंग से मिलना चाहता था और उसके अच्छे संबंध थे। लेकिन निर्देशक को यह नहीं पता था कि हुआंग फैंग को इस पहलू में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बस उसे बहुत अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। और ली बिंगयू भी हुआंग फैंग के विचार को नहीं जानते थे। उसने ये भी पाया कि हुआंग फैंग के पास इस पहलू में महान प्रतिभा थी। ये देखकर कि हुआंग फैंग ने दूसरे पक्ष का बिजनेस कार्ड ले लिया, उसने सोचा कि हुआंग फैंग वास्तव में इस पहलू में रुचि रखते थे। इसलिए ली बिंगयुन ने भी निर्देशक से कहा, निर्देशक ली, मुझे उम्मीद है कि मुझे भविष्य में खेलने का मौका मिल सकता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 470 कृपया मत जाओ। बेशक, कब, ली बिंगयू ने पूछा और ली दाओ को खुशी और आश्चर्य महसूस हुआ। उन्हें लगा कि विज्ञापन सचमुच लाभदायक है। इससे पहले उसने केवल हुआंग फैंग जैसे नौसिखिए को बिजनेस कार्ड भेजने की हिम्मत की थी। ली बिंगयू के लिए उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो महज एक छोटे निर्देशक थे, लेकिन वो ली बिंगयू जैसे बड़े स्टार को आगे नहीं बढ़ा सके। वे सितारे जो अतीत में ली बिंगयू से कम थे, उनके सामने बहुत घमंडी थे, इसलिए उन्होंने ली बिंगयू से उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली बिंगयू खुद से अपॉइंटमेंट लेने की पहल करेंगे, जो काफी अप्रत्याशित था। ली बिंगयू ने हुआंग फैंग के प्रति अपना प्यार दिखाने के ठीक बाद उससे बात करने की पहल की। उन्होंने ये भी सोचा कि शूटिंग के दौरान ली बिंगयू को हुआंग फैंग के संपर्क से कोई आपत्ति नहीं थी। ली को लगा कि वो कुछ समझ गया है। हालांकि भले ही वो कुछ समझता हो, वो स्पष्ट रूप से इसके बारे में बात नहीं करेगा। मनोरंजन जगत में ली बिंगयू के पास खुद से ज्यादा ऊर्जा है, जब तक वो इस घेरे में घुलना मिलना नहीं चाहता। अन्यथा बेहतर होगा कि वो इसे ऐसे माने जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज की शूटिंग इतनी सहज होगी। ये देखकर कि गाइड ली कर्मचारियों के साथ चला गया, हुआंग फैंग ने ली बिंगयू से कहा। हाँ, ली बिंगयू ने भी सिर हिलाया। उन्होंने विज्ञापन शूट करने के लिए 2 दिन की योजना बनाई थी। परिणाम स्वरूप इसे पूरा करने में उसे आधा दिन भी नहीं लगा। स्वाभाविक रूप से वो प्रगति से बहुत संतुष्ट थी। तो ली बिंगयू ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, ये सब आपका श्रेय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप न केवल कुशल हैं, बल्कि विज्ञापन में भी अच्छे हैं। ली बिंगयू की प्यार भरी आंखों को देखकर हुआंग फैंग को बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने कहा, सबसे बुरी बात क्या है, मुझे नहीं पता था कि अभी कैसे शूट करना है। मैंने सोचा कि कैसे शूट किया जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निर्देशक रुके नहीं और पास हो गए। सीमा शुल्क विभाग, यही तो तुम अच्छा कर रहे हो और निस्संदेह वो नहीं रुकेगा, ली बिंगयू ने कहा। प्रबंधक हुआंग, चूंकि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, मैं पहले वापस जाऊंगा। इस समय उस विभाग के उप प्रबंधक हुआंग फैंग के पास आए और कहा। डिप्टी मैनेजर को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग वास्तव में इसे शूट कर सकता है और यह अच्छा था। जब हुआंग फैंग और निर्देशक ली ने उनसे बात की तो डिप्टी मैनेजर ने जी मिंगजियाओ को यहाँ की खबर बताई, ताकि जी मिंगजियाओ को इसका पता न चले और वो अन्य अभिनेताओं को ढूंढने चले गए। उप प्रबंधक स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं कि जब जी मिंगजियाओ ने यह खबर सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन यह जरूर था कि जी मिंगजियाओ आश्चर्यचकित थी। जब उसने हुआंग फैंग का प्रदर्शन देखा तो उसकी भी वही अभिव्यक्ति थी। जी मिंगजियाओ वास्तव में आश्चर्यचकित है। वो पूर्व बहन की जगह लेने के लिए हुआंग फैंग से संपर्क करने के लिए तैयार है। वो सिर्फ उसे बदसूरत दिखाना चाहती है। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फैंग ने न केवल ऐसा किया, बल्कि निर्देशक और ली बिंगयू को प्रभाव से बहुत संतुष्ट भी किया। जी मिंगजियाओ को आश्चर्य कैसे नहीं हो सकता है, अद्भुत।
हालांकि जी मेंगजियाओ अभी भी संशय में है। उन्हें अब भी विश्वास नहीं है कि हुआंग फैंग विज्ञापन अच्छा बना सकते हैं। हालांकि वो इसे नकारने में जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि वो इसका खंडन करने के लिए सैंपल फिल्म का इंतजार करती है। ठीक है, पहले चलते हैं, हुआंग फैंग ने दूसरी तरफ से कहा। उप प्रबंधक के चले जाने के बाद केवल हुआंग फैंग, ली बिंगयुन और उनके सहायक ही घटनास्थल पर बचे थे। चलो, लगभग दोपहर हो गई है, मैं तुम्हें रात के खाने पर खिलाऊंगा, हुआंग फैंग ने ली बिंगयुन से कहा। यदि आप कुछ भी खाना चाहते हैं तो बस कह दें, वैसे भी कंपनी प्रतिपूर्ति करती है। हुआंग फैंग के पास कंपनी के लिए पैसे बचाने का बिल्कुल भी विचार नहीं है। वैसे भी उसे अपने जी मेंगजियाओ का पैसा पसंद नहीं है और वो इसे बर्बाद करता है। ली बिंगयू हंसे। वो ये भी जानती थी कि हुआंग फैंग और जी मेंगजियाओ एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए जब उसने हुआंग फैंग का चेहरा देखा, मैं बहुत अमीर थी, तो उसे अजीब लगा। हालांकि ली बिंगयुन ने मना नहीं किया। उसने जियांगजू में अपना व्यवसाय समाप्त कर लिया है। बाकी समय में वो यहीं आराम करेगी और खुद को छुट्टियां देंगी हुआंग फैंग के साथ। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात है। जब हुआंग फैंग और ली बिंगयुन रात्रिभोज के लिए जाते हैं तो एक अन्य व्यक्ति खाने के लिए इतने अच्छे मूड में नहीं होता है, और यह व्यक्ति वो बहन है जो शूटिंग दृश्य से पहले ही चला गया था। उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तियानजियाओ समूह ने बुलाया है? क्या उन्होंने अपना सिर झुका लिया है? बहन ने अपने एक सहायक की ओर देखा और कहा। ये सहायक उसके लिए फोन पकड़ने के लिए समर्पित है। आमतौर पर वो उनके लिए कुछ तस्वीरें लेते हैं और उन्हें अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत करने के लिए इंटरनेट पर भेजते हैं। बहन की बातें सुनने के बाद सहायक ने उसके हाथ में मोबाइल फोन देखा, लेकिन अभी भी कोई हलचल नहीं थी। ये तीसरी बार है जब बहन ने ऐसा प्रश्न पूछा है। सहायक को भी पता था कि बहन का दिल चिंतित था, इसलिए वो केवल इतना कह सकी, अभी तक कोई कॉल नहीं है। वास्तव में शूटिंग स्थल छोड़ने के बाद वे पहली बार नहीं निकले, लेकिन होटल गए और तियानजियाओ समूह द्वारा अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने का इंतजार किया। फिर वे शर्तों को आगे बढ़ाने, अपने पारिश्रमिक में सुधार करने का अवसर ले सकते थे, और यहाँ तक कि यदि वे कोई शर्तें रखना चाहते थे तो उन्होंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था और तियानजियाओ समूह के आने का इंतजार किया था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सुबह से दोपहर तक काफी समय हो गया है। हालांकि तियानजियाओ समूह में कोई हलचल नहीं है। मूल रूप से वे डियाओयुताई पर बैठे थे और उन्हें यकीन था कि तियानजियाओ समूह संशोधन करने आएगा। अब उनके मन में कोई तलहटी नहीं है। इसलिए बहन ने अनजाने में कई बार मांग की, लेकिन उसे वह परिणाम नहीं मिला जो वह चाहती थी। बहन का हृदय अधिकाधिक अथाह है। अपने दिल में भी उसने फैसला किया कि अगर तियानजियाओ समूह आता है, जब तक उनका रवैया अच्छा है, उनकी स्थितियों को थोड़ा आराम दिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा गार्ड ने उन्हें घटनास्थल के बारे में नहीं बताया? इसी समय एक सहायक ने अचानक कमरे की शांति भंग कर दी। अरे, ये संभव है। एक अन्य सहायक की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, सुरक्षा गार्ड ने हमें ऐसा करने की हिम्मत दी जिससे पता चलता है कि वह बहादुर है और उसका दिमाग खराब है। हो सकता है कि उसने अभी तक कंपनी को इसकी सूचना नहीं दी हो। हाँ, ऐसा होना चाहिए। उसे महसूस होना चाहिए कि वो मुसीबत में है। उसने कंपनी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। वह अब इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। वह इसका समाधान कैसे कर सकता है? भले ही वह अब मेरे सामने घुटने टेक दे, मुझे शूटिंग पर वापस जाने के लिए कहो, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। बहन, जो पहले से ही डरी हुई थी, ने अपने सहायकों का विश्लेषण सुना और तुरंत फेंक दिया, उसकी चिंताओं को दूर किया और हवा देना शुरू कर दिया। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 471 प्रतीक्षारत फोन। अर्थात वह क्या सोचता है कि वह कौन है? वह हमारे खिलाफ लड़ने और उसी रवैये के साथ हमसे बात करने की हिम्मत करता है। चाहे वह कितनी भी माफी मांगे, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमें तियानजियाओ समूह के प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने देना चाहिए। एक और सहायक जोड़ा गया। हाँ, मैंने सुना है कि तियानजियाओ समूह के 2 मालिक सुंदरियां हैं। वे उस ली बिंगयुन से भी बदतर नहीं है। अगर हम उन्हें इस बार देख सकते हैं तो हमारी अच्छी नजर होगी। उसके बगल में एक मोटे दिखने वाले सहायक ने कहा। मैं कैसे देख सकता हूँ? यदि आप चाहते हैं कि हम वापस जाएं, तो आपको दोनों सुंदरियों को शराब पीने और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए कहना होगा। अगर नशे में होने के बाद कुछ हो सकता है तो ये बेहतर है। हाँ। सिसी और उसके सहायक जितना अधिक चर्चा करते हैं, उतना ही वे इसके बारे में बात करते हैं, उतना ही अधिक वे इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले ही तियानजियाओ समूह के 2 खूबसूरत मालिकों को उनके सामने झुकते हुए देखा हो। इस समय फोन रखने वाले सहायक की अचानक घंटी बजती है और चर्चा की आवाज अचानक बंद हो जाती है। यह मिस्टर जी का फोन नंबर है। सहायक ने प्रसन्न चेहरे के साथ कहा। उसने जी मेंगजियाओ को नहीं देखा, लेकिन उसे जी मेंगजियाओ का फोन आया, इसलिए उसे पता चला कि यह जी मेंगजियाओ का नंबर था। मुझे बस इतना कहना है कि उनके बॉस व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आए थे। उसे होटल में व्यक्तिगत रूप से कॉल करने की अनुमति न दें। इस कमरे में आए और उसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए कहें। हाँ, हमें शाम को एक टेबल लगानी होगी और उसे ड्रिंक के लिए हमारे साथ आने देना होगा। लोगों को उनके प्रकार के अनुसार समूहों में विभाजित किया गया है। बहन किस प्रकार का व्यक्ति है? उनके सभी सहायक समान गुण वाले हैं। वे अपने पूरे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और अपने दिल में कई अस्वस्थ तस्वीरें सोचते हैं। क्या आप ये कॉल लेना चाहते हैं? सहायक ने पूछा। उसका मतलब उस बहन से पूछना था कि अब कॉल का जवाब देना है या नहीं। वह दूसरी तरफ से दूसरी कॉल का इंतजार कर रही है। ले जाओ, उससे बात मत करो। बहन ने इसके बारे में सोचा और कहा कि हालांकि वह भी जी मेंगजियाओ को फिर से प्रसारित करना चाहता था, लेकिन उसे रातों की नींद हराम होने का डर था। इसके अलावा उसकी शर्तों का पता चल गया था और उसने नहीं सोचा था कि जी मेंगजियाओ उसकी शर्तों को अस्वीकार कर देगा, इसलिए वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। नतीजतन जब सहायक फोन का जवाब देने ही वाला था तो वहां मौजूद जी मेंगजियाओ अधीर हो गया और उसने फोन रख दिया। सहायक ने अचंभित होकर बहन को देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ये ठीक है, अब वे हमसे पूछते हैं, वो बाद में कॉल करेगी, बहन ने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों।
उसे अचानक एक बुरा अंदाजा हुआ। हो सकता है कि दूसरा पक्ष उनसे पूछने नहीं आया हो, लेकिन कुछ और बातें थी। लेकिन अब वो अपनी पहल पर जी मेंगजियाओ को नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि इसका मतलब है कि उसने अपनी पहल पर अपना सिर झुका लिया है। वो शर्तें कैसे सामने रख सकता है? और अन्य सहायक भी सोचते हैं कि जी मेंगजियाओ जल्द ही कॉल करेंगे, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। हालांकि समय बीतने के साथ उनका अच्छा रवैया कम होता गया। काफी देर बाद दोबारा फोन नहीं आया। हर चेहरे पर चिंता और अधीरता की झलक थी। सभी की नजरें फोन थमे असिस्टेंट पर टिक गई, जिससे असिस्टेंट असहज हो गया। मुझे घूरने से आपका क्या मतलब है? मैंने लंबे समय तक अपना सेल फोन लेने का विकल्प नहीं चुना। मुझे लगा कि यह सबसे आसान काम है, लेकिन अब यह बहुत कठिन है। भीड़, और वह शिकायत किए बिना नहीं रह सका। बेशक उसने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। इस जी मेंगजियाओ का क्या मतलब है? आपके पास कोई ईमानदारी क्यों नहीं है? बस एक फोन कॉल करें और फिर कॉल करना बंद कर दे। अंत में एक सहायक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और शिकायत की। और उसकी शिकायत उस निराशा और कमजोर डर को भड़काती हुई प्रतीत हुई जिसे अन्य सहायक स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अर्थात आपका क्या मतलब है? आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? यदि कोई फोन कनेक्ट नहीं है तो आप दोबारा कॉल नहीं करेंगे। ये रवैया बहुत ही संदिग्ध है। नहीं, इस बार मैं उसे आसानी से जाने नहीं दे सकता। मैं उसे 3 कप नहीं 5 कप की सजा दूंगा। ये तियानजियाओ समूह बहुत ही भयानक काम कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई विकास नहीं हो रहा है। कई सहायक, आपने ये कहा, मैंने इसे एक एक करके कहा। उन सभी ने जी मेंगजियाओ और तियानजियाओ समूह को दोषी ठहराया। उनकी नजर में ये जी मेंगजियाओ की गलती थी। ठीक है, कुछ मत कहो, बहन थोड़ा अधीरता से चिल्लाई। जी मेंगजियाओ के बाद कोई हलचल नहीं हुई, जिससे बहन बहुत परेशान हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंता हकीकत बनती जा रही है। कई सहायक अधिक बात करने से डरते थे। बहन ने फोन उठाने वाले व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, जब फोन बजा तो तुमने पहले क्यों नहीं संपर्क किया? जाहिर है वो बहुत धीमे होने के लिए सहायक को दोषी ठहरा रहा है, नहीं तो बात यहाँ तक नहीं आएगी। कम से कम वो जानता है कि जी मेंगजियाओ क्या सोचता है, हर समय चिंता किए बिना। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। सहायक, मैं बिना आंसुओं के रोना चाहता था। तभी फोन की घंटी बजी। कमरे में सभी लोग खुशी से बात कर रहे थे कि जी मेंगजियाओ को कैसे शर्मिंदा किया जाए। इसके अलावा उन्हें निर्देश नहीं मिला और उन्होंने बेतरतीब ढंग से इसका उत्तर देने की हिम्मत नहीं की। उस समय बहन को भी यह पता था। अब उसने खुद को दोषी ठहराया। वो अवाक रह गया। सफलता पर्याप्त नहीं है, असफलता अधिक है। बहन यह नहीं सोचती कि उसने कुछ गलत किया है। जाहिर है उसके सहायक ने यह अच्छा नहीं किया। उसका मूड खराब था, इसलिए उसने अपना गुस्सा अपने पार्टनर पर निकाला। सहायक को डांटा गया और उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने क्या सोचा ये तो वही जानता था। अब क्या करें? इस समय पास के एक सहायक ने बहन का चेहरा देखा और सावधानी से पूछा, वापस कॉल करो। बस इतना कहा कि मोबाइल फोन आसपास नहीं था। सुना नहीं। बहन ने कुछ झिझक के साथ कहा कि हालांकि एक बहाना था। एक बार उसने फोन कर दिया तो उसके लिए फोन उठाने की जगह कम हो जाएगी। निम्नलिखित वार्ताओं में शर्तें। हाँ, मैं तुरंत फोन करूंगा। फोन वाले सहायक ने तुरंत जी मेंगजियाओ के फोन पर कॉल किया। नमस्कार, क्या वो राष्ट्रपति शी है? क्षमा करें, मैंने अभी आपका फोन नहीं सुना। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके फोन में क्या समस्या है? ये ठीक है। आपका क्या मतलब है? मैं नहीं कहना चाहता, बिल्कुल समझे। हमारे साथ कोई बात नहीं है। नमस्ते नमस्ते। सहायक ने फोन फीड किया जो बहुत देर से बिना किसी उत्तर के लटका हुआ था। बाद में उसने अचंभित होकर सिसी और अन्य सहायकों की ओर देखा। उसने क्या कहा? बहन से पूछा, बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 472 बदला। उसने कहा। सहायक रोने लगी। 2 बार उसने कहा। कहने के बाद भी उसने वो नहीं कहा जो जी मेंगजियाओ ने कहा था। उसने क्या कहा? तुम्हारा मतलब है तुमने हकलाना कब शुरू किया? बहन ने गुस्से से कहा। उसने कहा कि यहाँ हमारे साथ कोई काम नहीं है। बहन के दबाव में सहायक ने अंततः जी मेंगजियाओ के शब्दों को व्यक्त किया। आपका क्या मतलब है? युवती ने भौहें चढ़ा ली, मानो जी मेंगजियाओ का मतलब समझने में असमर्थ हो। इसका क्या मतलब है कि यहाँ हमारे बारे में कोई बात नहीं है? हमारा विज्ञापन शूट नहीं किया गया है, वो संशोधन करने के लिए नहीं आई है, और अंतिम भुगतान अभी तक हमें नहीं दिया गया है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? साली जितनी जोर से बोलती है उसके चेहरे पर उतना ही गुस्सा जमा होता है। पूरा व्यक्ति क्रोध के कगार पर है। तुम्हारा मतलब है तुम जल्दी करना चाहते हो? असिस्टेंट को मोबाइल फोन पकड़े देख उसने फिर बात करना बंद कर दिया और दूसरा असिस्टेंट भी परेशान हो गया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमें विज्ञापन शूट नहीं करना चाहिए और हमें अपने कारणों से उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। सहायक ने अंततः अपने विचारों को स्पष्ट किया और जी मेंगजियाओ के शब्दों को एक सांस में कह दिया। हमें मुआवजा देने की जरूरत है। हमने उनसे मुआवजा नहीं मांगा। उसके कर्मचारी अभी भी देरी के लिए लोगों को पीटते हैं। अब वो हमारे लिए मुआवजा बनाना चाहती है। क्या वो पैसे के लिए पागल है? महिला ने अपने सहायक की बात सुनी और गुस्से से गुर्राते हुए चाय का कप बिस्तर के पास जमीन पर फेंक दिया। उसका यही मतलब है। इस समय सहायक भयभीत नहीं था और उसके चेहरे पर क्रोध की प्रतिक्रिया भी थी। उसने हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। क्या उसे डर नहीं है कि हम वह विज्ञापन नहीं लेंगे? उनके बगल में एक सहायक ने कहा जो आमतौर पर छोटी मजार को रखने का प्रभारी होता था। अर्थात चूंकि उसका रवैया ऐसा है, हम इंतजार करना जारी रखेंगे। वैसे भी बर्बाद किया गया समय और पैसा सब उसका है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम हैं। इस समय फोन का उत्तर देने वाला सहायक झिझक रहा था, जैसे कि उसे यकीन न हो। राष्ट्रपति जी का मतलब है कि उनका विज्ञापन समाप्त हो गया है? क्या यह असंभव है? बहन खड़ी हुई और बोली, ये सही है। इसमें कितना समय है? अगर वे लोगों को बदलना भी चाहते हैं तो उनके पास कुछ दिन होने चाहिए। यह इतनी जल्दी कैसे किया जा सकता है? यह नकली होना चाहिए। हाँ, झूठ, ये झूठ ही होगा। सहायक भी सहमत हो गए, लेकिन अचानक वे थोड़े असुरक्षित हो गए। क्या होगा यदि तियानजियाओ समूह का विज्ञापन समाप्त हो गया होता? लोग इस घटना के परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते।
वास्तव में यह विज्ञापन सिसी और उनकी टीम के लिए एक अवसर है। आखिरकार तियानजियाओ समूह एक बड़ी कंपनी है और सहयोग का लक्ष्य ली बिंगयुन जैसा प्रसिद्ध प्रथम पंक्ति सितारा है। बहुत अधिक अवसर नहीं है। हालांकि उनके लालच और उनके रवैये के कारण ऐसा लगता है कि वे अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने का मौका खुद ही नष्ट कर रहे हैं, इसलिए लोगों को थोड़ी घबराहट महसूस होगी। मुझे बुलाओ, मैं स्वयं राष्ट्रपति शी को बुलाऊंगा। बहन सोचती है कि वह मरने का इंतजार नहीं कर सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उसने जी मिंगजियाओ को खुद बुलाने की योजना बनाई। इससे पहले उन्होंने अपने सहायक से प्रसारण शुरू करने के लिए जी मिंगजियाओ से संपर्क करने के लिए कहा। उन्होंने बाद में पूछा तो ज्यादा फायदा होगा। हालांकि अब वह इतनी परवाह नहीं कर सकता। यहां तक कि वह भी सोच रहा था, जब तक जी मिंगजियाओ ने उससे विज्ञापन शूट करने के लिए कहा, उसने कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं मांगी। सहायक ने जल्दी से सेल फोन बहन को सौंप दिया, लेकिन जब बहन ने जी मिंगजियाओ का फोन मिलाया तो उसने पाया कि दूसरी तरफ से उसके फोन का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया गया था और वह खुद को काला कर रही थी, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगा और अधिक भारी। उसने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया, क्या हो रहा है? बहन ने खुद से कहा, लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे सका। वे इतने शांत क्यों थे और तियानजियाओ समूह के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे? इसका कारण यह था कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जी मिंगजियाओ को थोड़े समय में कोई प्रतिस्थापन नहीं मिल सका और उस समय अन्य लोगों के शब्दों के साथ संघर्ष होना चाहिए, इसलिए वे आश्वस्त थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें वैसी नहीं है जैसा वे सोचते हैं। जी मिंगजियाओ के पास लंबे समय से एक आपातकालीन योजना है। वे अभी अभी यहां से निकले हैं और विज्ञापन की शूटिंग वहीं हुई है। वे अस्थायी लोगों की तरह नहीं दिखते। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हमारी सहमति के बिना उन्होंने दूसरों को यह विज्ञापन शूट करने दिया। यह अनुबंध का उल्लंघन है। हम उनसे हमें मुआवजा देने के लिए कह सकते हैं। सहायक ने दहाड़ते हुए कहा कि वह समझ गया है कि दूसरे पक्ष ने अब उनके फोन का जवाब भी नहीं दिया। जाहिर है कोई मोड़ नहीं है। हो सकता है कि दूसरे पक्ष को विज्ञापन शूट करने के लिए कोई और मिल गया हो। हाँ, आइए उन पर मुकदमा करें। एक और सहायक जोड़ा गया। बकवास। साले को भी गुस्सा आ गया। उसने अपना सेल फोन जमीन पर गिरा दिया और कहा, चूंकि वे परोपकारी नहीं है इसलिए हमें दोष न दें। आपको इस मामले की जानकारी मीडिया को देनी चाहिए। भले ही आप कुछ पैसे खर्च करें, आपको भी करना चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा को खराब कर दिया और हमें धमकाने की स्थिति में डाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि तियानजियाओ समूह की दुकान एक बड़ा बदमाश है। यह न केवल अपने कर्मचारियों को लोगों को मारने की अनुमति देता है, बल्कि जानबूझकर अनुबंध भी तोड़ता है या नमस्ते कहने से भी इनकार करता है। ठीक है, मैं इसे अभी करूंगा। कार्य स्वीकार करने वाले सहायक ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह बहन एक त्रिस्तरीय सितारा है जो अपने चेहरे को महिलाओं के बीच लोकप्रिय बताता है। इसलिए आमतौर पर कुछ मीडिया अपने प्रदर्शन के लिए उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। किसी को समाचार चाहिए, दूसरे को प्रदर्शन की आवश्यकता है और दोनों पक्ष संपर्क में हैं, इसलिए अब वह कुछ उजागर करना चाहता है और वह नहीं करना चाहता, इसका कोई सुराग नहीं है। और दूसरी तरफ जी मिंगजियाओ को नहीं पता था कि बहन उनकी कंपनी से लड़ने के लिए तैयार थी। इस समय वो बहन के बारे में भी भूल गई। आखिरकार यह उसके लिए एक छोटी सी बात है। चूंकि विज्ञापन शूट हो चुका है, इसलिए पूर्व बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक अगर दूसरे पक्ष के पास आंखें नहीं है तो वह खुद ही परेशानी ढूंढ लेगी, फिर वह विनम्र नहीं होगी। बेशक हुआंग फैंग को उस बहन के बारे में पता नहीं है। दरअसल उसे सिसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह ये भी नहीं सोचते कि भविष्य में उनकी आपस में कोई बातचीत होगी। इस समय वह ली बिंगयुन के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। ये सच है कि उनमें से केवल 2 ही हैं। ली बिंगयुन ने कुछ भेष बदलने के बाद अपने सहायक और हुआंग फैंग को इधर उधर घूमने के लिए छोड़ दिया। 473 फोटो खींचा जा रहा है। ठीक है, अच्छा खाओ। मैंने इतना अच्छा समय कभी नहीं बिताया। एक समृद्ध इलाके में हुआंग फैंग और ली बिंगयुन सड़क पर टहल रहे हैं और एक ही समय में खाना खा रहे हैं। इस समय ली बिंगयुन आनंद से भरे चेहरे वाले एक लालची बच्चे की तरह है। आप सितारे वास्तव में काफी कठोर हैं। हुआंग फैंग ली बिंगयुन को ऐसे देखता है जैसे वह व्यंजन खा रहा हो। इस भावना से बचना कठिन है कि ये सितारे कम से कम भोजन के मामले में वह नहीं कर सकते जो वे चाहते हैं। बाकी सब अच्छा है। इस पहलू में हम वैसे नहीं खा सकते जैसे हम अभी खा रहे हैं और हमें अपने शरीर को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कई बार हम केवल ये देख सकते हैं कि हम क्या खाना चाहते हैं, ली बिंगयुन ने कहा। हुआंग फैंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सितारों के ऑनलाइन खाना सुखाते हुए कई तस्वीरें और वीडियो है। उनके सामने टेबल पर कई चीजें हैं, वे एक एक करके खा सकते हैं। ये सिर्फ एक स्विंग शॉट है। ली बिंगयुन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, सहायक द्वारा फोटो या वीडियो लेने के बाद उन चीजों को हटा दिया जाना था, इसलिए वह इतना नहीं खा सका। हुआंग फैंग ने ली बिंगयुन को उनके उद्योग की अंदरूनी कहानी के बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने भी अपनी जीभ चटकाए और स्टार बन गए। वह एक्टिंग करना कभी नहीं भूलते थे। मैंने आज बहुत खाया। वापस जाने के बाद मुझे लंबे समय तक जिम में रहना होगा, ली बिंगयुन ने उदास चेहरे के साथ कहा। क्या आपने हमारी कंपनी के लिए वजन घटाने वाली दवा का समर्थन नहीं किया? प्रभाव अच्छा होना चाहिए, आप इसे आजमा सकते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। वजन घटाने वाली दवाओं के प्रभाव की गारंटी नहीं दी जा सकती। आपकी कंपनी के उत्पाद अच्छे हैं, शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है और कुछ प्रभाव होते हैं। हालांकि व्यायाम करने के लिए वजन घटाने वाली दवाएं लेना कहाँ बेहतर है। अधिक व्यायाम से न केवल वजन कम किया जा सकता है, बल्कि एक अच्छा फिगर भी बनाया जा सकता है और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, जो वजन घटाने वाली दवाएं नहीं ले सकती, ली बिंगयुन ने कहा। यह सच है, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। हालांकि आहार की गोलियां लेने से चर्बी कम हो सकती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि बचा हुआ मांस अच्छा आंकड़ा दिखा सकता है या नहीं। हुआंग फैंग कुछ और कहना चाहते थे, हालांकि उसने अचानक पाया कि कुछ ही दूरी पर एक कोने पर प्रकाश की चमक थी, जो उनकी तरफ लग रही थी।
तुम सामने जाकर देखो, मुझे कुछ करना है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, हुआंग फेंग ने ली बिंगयुन से कहा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ली बिंगयुन ने संदेह से पूछा। जब आप किसी परिचित को देखें तो ऊपर जाएं और नमस्ते कहें। चिंता न करें, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, हुआंग फेंग ने कहा। ओह ठीक है, मैं सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। ली बिंगयुन ने सिर हिलाया और कहा कि वह ये भी जानती थी कि उसकी पहचान उजागर होने के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन उसने हुआंग फेंग के साथ जाने के लिए नहीं कहा। हुआंग फेंग ने ली बिंगयुन को आगे बढ़ते देखा। वह मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। हाँ, आखिरकार मुझे तस्वीर मिल गई। मुझे पता था कि ली बिंगयुन जियांगजू आने की इतनी जल्दी में थे। उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। कल के लिए शीर्षक क्या है? ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा है इस बार लाभ। हुआंग फेंग और ली बिंगयुन के पीछे कोने में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने गले में एक उन्नत दिखने वाला कैमरा पहने हुए था और उसके चेहरे पर मुस्कान और गर्व का भाव था। वहां केवल एक ही व्यक्ति है। वह आदमी कहाँ है? जब अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर से अपना सिर कोने से बाहर निकाला तो उसने पाया कि ली बिंगयुन उसके सामने अकेली थी और जो आदमी उसके बगल में था वह गायब हो गया था, जिससे वह क्रोधित हो गया। सौभाग्य से मैंने बहुत सारी तस्वीरें ली, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उस व्यक्ति का सकारात्मक पक्ष नहीं देखा, अन्यथा खबर और भी तीव्र है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ली बिंगयुन की पीठ की ओर देखा और बड़बड़ाया। उसे पता ही नहीं चला कि खाली आदमी के पीछे कोई आकृति है। छूना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अचानक महसूस हुआ कि उसके सिर पर जोर से प्रहार किया गया है। उसे एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बदल सका। जब अंधेरा हुआ तो वह बेहोश हो गया और बेहोश हो गया। मुझे परिचित होने की उम्मीद नहीं थी, अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे का व्यक्ति बड़बड़ाया। ये हुआंग फेंग था जो अभी अभी गायब हुआ था। उसे बस यह एहसास हुआ कि उसका और ली बिंगयुन का अनुसरण अन्य लोगों द्वारा किया गया होगा, तो उसे आकर देखने का बहाना मिल गया। ये वैसा ही था जैसा उसने तब कहा था जब वह एक परिचित से मिला था। अप्रत्याशित रूप से जब वह यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था वह वास्तव में उनका परिचित था। उससे पहले जब मैंने ली बिंगयुन को उठाया तो मैं उनसे हवाई अड्डे पर मिला। ये एक वरिष्ठ था जो लोगों को व्याख्यान देना पसंद करता था। हुआंग फेंग दूसरी तरफ का कैमरा लेने के लिए झुके और पाया कि यह वास्तव में ली बिंगयुन की तस्वीर थी और वह देश छोड़ने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। हालांकि ये केवल पीछे की तस्वीर थी, उनकी सामने की तस्वीर नहीं थी। यह अच्छी बात है, मैं इसे जब्त कर लूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास पहले से ही एक मिल गया है। अगर तुम दूसरा ले आओ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हुआंग फेंग ने दूसरे पक्ष का कैमरा नाजी में डाल दिया और बुदबुदाया। हुआंग फेंग को कहां पता है, एक कुत्ते के रूप में जो प्रसिद्ध नहीं है और जिसने खुद को साबित नहीं किया है, उसके लिए ऐसे कैमरे के लिए आवेदन करना आसान नहीं है। लेकिन अभी तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। कैमरा खो गया है, किसी दूसरे से मेल करना लगभग असंभव है। हालांकि भले ही हुआंग फेंग को ये स्थिति पता हो, उन्हें शायद कोई परवाह नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति के लिए जो दूसरों को ताक झांक करना पसंद करता है, हुआंग फेंग को कोई दया नहीं है। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? जब हुआंग फेंग ली बिंगयुन के पास लौटा तो ली बिंगयुन ने आश्चर्य से पूछा। उसने सोचा कि हुआंग फेंग कुछ देर के लिए परिचित से बात करने जा रहा था। उसे पहले कुछ करना है। हुआंग फेंग ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ली बिंगयुन को देखा। हालांकि वह छिपी हुई थी, आम लोग उसे फ्रंट लाइन स्टार के रूप में नहीं पहचानते थे, लेकिन उन पेशेवर पपराजी की नजर में उसे देखना आसान था। ऐसा लगता है कि मुझे अपने परिवेश पर ध्यान देने की जरूरत है, हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा। वह ऐसा नहीं चाहता है। लंबे समय तक ली बिंगयुन के साथ चलने के बाद उसके और ली बिंगयुन के बीच का घोटाला पूरे आसमान में उड़ रहा है। यह उसके या ली बिंगयुन के लिए अच्छा नहीं है। सौभाग्य से शाम तक हुआंग फेंग ने किसी को उनका पीछा करते हुए नहीं पाया। ऐसा लगता है कि पिछली स्थिति सिर्फ एक दुर्घटना थी, जिसने हुआंग फेंग को काफी आश्वस्त किया, क्योंकि ली बिंगयुन को अभी भी कुछ दिनों के लिए जियांगजू में रहना है। यदि उसे हर समय घूरकर देखा जाता है तो वह खेलने में खुश नहीं है। और हुआंग फेंग अभी भी ली बिंगयुन के साथ खरीदारी करने और खाने के लिए जाने के मूड में है। बाकी लोगों का मूड इतना अच्छा नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 474 शिकायतें। मीडिया में क्या मामला है? एक लग्जरी होटल में बहन ने उसे रुकने के लिए कहा। वो क्रोधित होने में मदद नहीं कर सकता। अब उन्हें सटीक खबर मिल गई है। जो विज्ञापन मूल रूप से उनका था, उसे दूसरों द्वारा फिल्माया गया है। जिस व्यक्ति ने उसकी जगह ली वो सुरक्षा गार्ड है जिसने आज सुबह उसे पीटा, वो सुरक्षा जिसका उसने तिरस्कार किया। इस खबर ने उन्हें बहुत क्रोधित कर दिया, और जिस बात ने उन्हें और अधिक क्रोधित किया वो ये थी कि शूटिंग प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा गार्ड और ली बिंगयुन ने स्क्रिप्ट का पूरी तरह से पालन नहीं किया, और वे स्क्रिप्ट की तुलना में बहुत करीब थे। ली बिंगयुन के स्पष्ट अंतर ने न्यान को बहुत क्रोधित कर दिया। बहन की नजर में ली बिंगयुन होंगगो से बस उसे नीचे देख रहा है। दूसरा पक्ष खुद के थोड़ा करीब आने के बजाय एक छोटे सुरक्षा गार्ड के साथ गोली चलाना पसंद करेगा, जिससे वो व्यक्ति जो हमेशा खुद को ऊपर देखता है वो इसे कैसे सहन कर सकता है। इसलिए वो सिर्फ हुआंग फेंग और तियानजियाओ समूह की बहन से ईर्ष्या कर रहा था, और अब उसने ली बिंगयुन को नफरत की सूची में डाल दिया है। वो न केवल तियानजियाओ समूह और सुरक्षा गार्ड में शामिल होना चाहता है, बल्कि ली बिंगयुन को भी परेशान करना चाहता है। वो ये सोचकर उत्साह से कांपने से खुद को रोक नहीं पाता कि जैद लड़की की छवि ली बिंगयू को उसके अपने ही द्वारा नष्ट कर दिया गया है। हमने 3 मीडिया आउटलेट से संपर्क किया है जो कल तियानजियाओ समूह पर रिपोर्ट करेंगे, सहायक ने कहा। वे ली बिंगयू की कहानी रिपोर्ट करने के लिए भी सहमत हुए। हालांकि क्योंकि दूसरा पक्ष एक फ्रंट लाइन अभिनेता है, मीडिया ने अधिक पैसे मांगे। मीडिया के लिए जब तक उनके पास कमाने और क्लिक थ्रू रेट के लिए पैसा है, उन्हें परवाह नहीं है कि सच्चाई क्या है। खासकर छोटे मीडिया और टॉयलेट अखबार, कहा जा सकता है कि वे एक ही तस्वीर से धरती हिला देने वाली बातें बना सकते हैं।
इसलिए उन्हें ये समझाने में कोई कठिनाई नहीं है कि सीसी टीम ने उन्हें क्या बताया है। हालांकि उनके पास अब तक कोई वास्तविक सबूत नहीं है, फिर भी उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता मुआवजे की है, तो वे इस अवसर पर अपनी मां को आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? इसके बारे में क्या? जब उसने सुना कि दूसरा पक्ष उसके पैसे बढ़ाना चाहता है तो वो घबरा गई। वो अब भी जानती थी कि वे लोग कितने गुणी थे, क्योंकि उसने उन्हें पा लिया था। यदि वो उनकी शर्तों से सहमत नहीं होती तो वो उनसे मुंह मोड़ सकती थी। उनसे वादा करो, बहन ने अपने सहायक से कहा, लेकिन तुम्हें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इसे खूबसूरती से किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें 1% भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अब उनसे संपर्क करूंगा, सहायक ने कहा। हुआंग फैंग